उस आदमी ने क्लाउड पॉल आहान को दे दिया और पूछा कि अगर नरेश चोपड़ा ये जेमस्टोन उससे मांगेगा तो क्या वो उसे सौंप देगा। तब आहान कहता है कि अब वो उसका हो गया है। नरेश, जेनी और सुहाना के घर पहुंचता है। सुहाना बताती है कि वो वर्मा फैमिली को बिलोंग करती है और अगर उसे कुछ हुआ तो नरेश भी नहीं बच पाएगा। नरेश लड़कियों के साथ आहान के होटल पहुंचता है और उससे फाइट करने लगता है कि वहीं पर आहान कहता है कि उन्हें खाली जगह पे फाइट करनी चाहिए। तीनों काउंट करने तक दोनों फाइट करते रहते हैं, पर जैसे ही नरेश 3 बोलता है दोनों रुक जाते हैं। आहान कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी बात के इतने पक्के निकलोगे। नरेश ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो, होटल के पीछे खाली जगह है जहां हम फाइट कर सकते हैं, वहां कोई आता जाता भी नहीं है। आहान जानता था कि वो किसी भी तरह नरेश से बच जाएगा, पर उसे चिंता दीपाक्षी की हो रही थी। दीपाक्षी जब से उसके साथ थी, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आहान की थी। वो वहां से जाना नहीं चाहता था और वहां रहने भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, चलकर देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। दोनों भागकर उस खाली मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां पर सच में कोई नहीं था और बहुत शांति थी। वो एक ग्रास लैंड था और चारों तरफ सूखी हुई ग्रास थी। लगभग शाम होने वाली थी और सूरज डूबने ही वाला था। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। तुम्हारे मरने के लिए अच्छी जगह है, आहान ने कहा। कौन मरेगा ये तब पता चलेगा जब हम फाइट शुरू करेंगे, नरेश ने कहा। इतने कॉन्वर्सेशन के बाद दोनों ने फिर से फाइट करना शुरू कर दिया था। नरेश आहान के मुकाबले स्ट्रांग था, पर आहान को हराना इतना भी आसान नहीं था। वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस और बाउंडेशन नहीं थी, इसलिए वो दोनों बिना हेजिटेट किए अटैक कर रहे थे। आहान इस वक्त बहुत प्रेशर फील कर रहा था क्योंकि नरेश उसे अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि खाली जगह में नरेश को चैलेंज करके आहान ने गलती कर दी है। नरेश जिस तरह से अटैक कर रहा था, आहान सिर्फ डॉज कर पा रहा था। आहान नरेश के एक भी अटैक को काउंटर नहीं कर पा रहा था। जेनी और सुहाना भी इन दोनों के पीछे आ गई थी। दोनों वहां खड़े होकर उन्हें देखने लगी और आपस में बात करने लगी। जेनी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? सुहाना दोनों को हैरत में देख रही थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता, दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जेनी ने कहा, वो तो है, दोनों शायद कन्वर्टिंग फोर्स की पीक पर हैं। सुहाना ने जेनी की तरफ देखा और कहा, हाँ हो सकता है, पर इनकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरी फैमिली के लोग भी जो कन्वर्टिंग फोर्स पर हैं, वो ऐसे फाइट नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर जेनी की आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुल गया। उसने कहा, क्या? तो फिर क्या ये दोनों ग्रैंड मास्टर वेल में है? ग्रैंड मास्टर काउंट तो फिक्स्ड है ना? सुहाना ने नाम में गर्दन हिलाई और कहा, कितने ग्रैंड मास्टर हैं और कितने नहीं ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि ये ग्रैंड मास्टर वेल के नहीं है। इनके मूवमेंट्स में अभी भी थोड़ी स्टिफनेस है। सुहाना ये सारी बातें बहुत ऑब्जर्व करके बोल रही थी। जेनी ने भी उसकी बातों पर डाउट नहीं किया क्योंकि उसकी फैमिली में बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट थे और उसकी मार्शल आर्ट्स के बारे में नॉलेज जेनी से बहुत ज्यादा थी। अचानक से जेनी ने कुछ सोचा और कहा, कितनी दुख की बात है कि इन दोनों मास्टर्स के बीच में इतनी इंटेंस फाइट लोग नहीं देख पा रहे हैं। सुहाना मुस्कुराई और उसने कहा, हम देख रहे हैं ना, तुम्हें इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना? जेनी ने कहा, मैं इनके पास जरूर रहती हूँ पर मुझे इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं ग्रैंड मास्टर्स को फाइट करते हुए देख भी लूं तब भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुहाना ने कहा, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम बहुत लेजी हो। जब कभी तुम किसी ट्रू एक्सपर्ट से मिलोगी तुम भाग नहीं पाओगी। पर एक बात और है, तुम चाहे कितनी भी शिद्दत से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर लो पर तुम कभी भी बहुत पावरफुल नहीं बन पाओगी। ये बात सुनकर जेनी ने कहा, तुम मुझे कितना अच्छे से जानती हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे टेम्परामेंट्स इतने अलग हैं फिर भी हम बेस्ट फ्रेंड्स कैसे हैं? इस पर सुहाना ने कहा, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स बेबी। जब ये दोनों फ्रेंड्स आपस में बात कर रही थी तब फाइट की इंटेंसिटी बहुत बढ़ चुकी थी। आहान का QI फ्लक्चुएट करने लगा था और वो नरेश की स्पीड और रिदम हैंडल नहीं कर पा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आहान की हार होना तय था। आहान खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। नरेश को दिख रहा था कि आहान कोप अप नहीं कर पा रहा था। इसी खुशी में उसने अपनी एक्साइटमेंट और बढ़ा दी और उसने आहान से कहा, देखते हैं कितनी देर तक जिंदा रहते हो। इस पर आहान ने कहा, जब तक तुम्हें मार नहीं देता तब तक तो मैं जिंदा रहूंगा। नरेश ने अपना पैर पटका और कहा, वो तो वक्त बताएगा। इतना कहकर नरेश ने कोलाइडिंग फीस्ट पंच का इस्तेमाल किया और सीधा आहान की छाती पर एम किया। आहान ये अटैक डॉज नहीं कर सकता था। आहान सिर्फ उससे बचने की कोशिश कर सकता था, इसलिए उसने अपने हाथों को क्रॉस करके अपनी चेस्ट के आगे रखा और नरेश की पंच को फेस किया। ये पंच इतना तेज था कि आहान लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे जाकर गिरा। आहान को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था पर उसने अपना दर्द चेहरे पर नहीं आने दिया। नरेश भी आहान के करीब आ रहा था। वो जानता था कि आहान दर्द में है, इसलिए उसे और चोट पहुंचाने का ये सबसे अच्छा मौका था। उधर आहान अब डिफिकल्ट सिचुएशन में था। वो जानता था कि नरेश उसे और चोट पहुंचाने वाला था, पर उसे बहुत सारी फाइट्स का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो नरेश के इस वार के लिए भी तैयार था। अपनी स्पीड और फोर्स की वजह से आहान ने नरेश का पंच डॉज कर दिया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस हवा में हाथ हिलाया था।
अचानक से वहां सब कुछ बदल गया था। कुछ उड़ता हुआ आहान और नरेश के पास आया, जिसे देखकर ये दोनों हैरान हो गए थे। जेनी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? इतने में वहां पर एक फिगर नजर आया। कोई नहीं जानता था कि उन दोनों फाइटर्स में से उसका टारगेट कौन था। आहान और नरेश इस वक्त बहुत कियोटिक फाइट में थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और रिएक्ट नहीं कर पाए थे। पर इतने में दोनों के बीच में एक तलवार आई, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। जब दोनों ने अपने आप को संभाला तब वो तलवारबाज को देख पाए थे। वो एक बहुत ही यंग लड़का था और उसके चेहरे पर अभी मासूमियत थी। पर फिर भी उन दोनों ने उस लड़के को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने उसकी स्वॉर्ड टेक्निक देख ली थी। दोनों ने सोचा कि इस एज में स्वॉर्ड स्किल को मास्टर करना बहुत बड़ी बात है। नरेश रुका और उसने कहा, ए बच्चे, तुम कौन हो? वो डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए उसे गुस्सा तो नहीं आया था, पर वो इरिटेट हो गया था। जब नरेश ने उसे बच्चा कहकर एड्रेस किया तब उसे बहुत गुस्सा आया, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो नरेश को अभी मजा चखाए, पर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और कहा, तुमने हमारी फैमिली की लड़की पर हाथ उठाने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बच जाओगे? वो लड़का गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा था और उसकी उम्र में वो दिखावा लग रहा था। नरेश ने कहा, तुम्हारी फैमिली की लड़की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वर्मा फैमिली से हो? आहान, जो इस वक्त साइड में खड़ा था, वो बहुत कंफ्यूज था। उसने कभी भी किसी वर्मा फैमिली के बारे में नहीं सुना था। उस लड़के ने कहा, जब तुम जानते हो तो फिर सरेंडर क्यों नहीं करते थे? फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। ये बात सुनकर नरेश ने कहा, बच्चे, जब मैंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था ना, तब तुम अपनी माँ की कोख में थे। मेरे सामने तेवर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सच थी, पर उस लड़के को पसंद नहीं आई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे और वो नरेश पर अटैक करने के लिए तैयार था। उस लड़के के वहां आने के बाद जेनी ने सुहाना से पूछा, वो ऋषभ वर्मा है, तुम्हारा छोटा भाई? सुहाना ने तुरंत मना करते हुए कहा, बकवास मत करो। अगर उन्हें पता चल गया ऐसा कुछ हुआ है तो वो सबसे पहले मुझे पनिश करेंगे। जेनी को इस बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कहा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अपनी फैमिली को रिकॉग्नाइज करने से मना क्यों कर रही हो? तुम दोनों की तो शक्ल भी कितनी मिलती है। सुहाना ने कहा, तो क्या हुआ? मुझे उन्हें अपना परिवार नहीं माना है। जेनी ने इसके आगे कुछ नहीं बोला। उसने इस मामले में सुहाना को समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर सुहाना ने कभी उसकी बात नहीं मानी थी। जेनी ने कहा, जाने दो, तुम्हें समझाना दीवार पर सिर मारने जैसा है। ये बताओ ये यहाँ कैसे आया? क्या ये जानता था कि तुम यहाँ हो? सुहाना ने जवाब दिया, पता नहीं, ये कहता है कि ये मेरी खुशबू पहचानता है और मैं कहीं भी हूँ ये वहाँ पहुँच सकता है, पर पता नहीं ये बात कितनी सच है। जेनी ने कहा, आई होप तुम इस बात पर भरोसा नहीं करती हो। मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हारे अंदर कोई ट्रैकिंग डिवाइस फिट किया है। वर्मा फैमिली में कोई भी भरोसे लायक नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई भी नहीं। जेनी ये सारी बातें सिर्फ सुहाना के आगे बोल सकती थी। अगर वर्मा फैमिली से कोई उसके सामने आ जाता तो उसकी जुबान तक नहीं खुलती। सुहाना जेनी का नेचर जानती थी, इसलिए वो चुप रही। अचानक से जेनी ने पूछा, क्या ये दोनों से लड़ने वाला है? सुहाना ने कहा, पता नहीं, ऋषभ की स्किल्स तो बहुत अच्छी है, पर वो अगर एक एक करके भी इनसे फाइट करेगा तो भी नहीं जीत पाएगा, इसलिए 2 वर्सेस 1 तो बहुत बड़ी बात है। जेनी ने कहा, अगर वो विराट से हाथ मिला ले तो शायद दोनों मिलकर नरेश को हरा सकते हैं। सुहाना ने जवाब दिया, ये बहुत घमंडी है, कभी किसी से हाथ नहीं मिलाएगा। ऋषभ ये सारी बातें सुन नहीं पा रहा था, पर सुहाना जो बोल रही थी वो सच था। उसने सबसे पहले नरेश पर अटैक किया। उनके फाइटिंग स्टाइल से पता चल रहा था कि ऋषभ का लेवल नरेश से कम था। नरेश ने भी ऋषभ से फाइट करते हुए अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया था। वो उसके साथ बहुत लाइटली फाइट कर रहा था। जहां ऋषभ अपना 100% दे रहा था, वहीं नरेश अपना 70% स्ट्रेंथ यूज कर रहा था। इस वक्त आहान बैटलफील्ड से दूर हो गया था और उन दोनों को फाइट करते हुए देख रहा था। उसने मूव करने के बारे में सोचा नहीं था, बस चुपचाप देख रहा था। किसी को नहीं पता था कि आहान मौका देखकर अचानक से नरेश पर अटैक करेगा या फिर ऋषभ के जाने का इंतजार करेगा। उधर नरेश के दिमाग में इस वक्त कुछ और चल रहा था। वो बहुत थक चुका था और भागना चाहता था। वो जानता था कि इस सिचुएशन में वो आहान को नहीं हरा पाएगा। क्या नरेश वहां से भाग जाएगा या फिर उससे पहले आहान बीच में आकर नरेश पर सरप्राइज अटैक करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दोनों एक खुले मैदान में फाइट करने चले जाते हैं। दोनों के बीच में टक्कर की फाइट चल रही होती है, पर आहान थोड़े डिसएडवांटेज में होता है। तभी अचानक से वहां पर सुहाना का भाई ऋषभ आता है, जो नरेश से फाइट करना शुरू करता है। नरेश थक जाता है, इसलिए वो वहां से भागना चाहता है। वहीं आहान उस पर अटैक करने के लिए सही मौका तलाश रहा होता है। आहान उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब नरेश भागने की कोशिश करेगा और वो मौका देखकर उस पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करेगा। उसने ऋषभ से हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि एक तो वो उसे जानता नहीं था और उसके मकसद के बारे में नहीं पता था उसे। दूसरा कारण ये था कि वो ऋषभ के स्टाइल को नहीं जानता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएं। जैसे ही नरेश वहां से भागने की कोशिश करने लगा, आहान भागकर उसके पास गया और उसकी छाती को एम करते हुए उसने एक पंच मारा। ये नरेश के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए नरेश के पास इसका जवाब देने का कोई तरीका नहीं था।
पंच सीधा उसकी छाती पर लगा था और बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। उसे कुछ इंटरनल इंजरीज हुई थी, पर फिर भी उसमें इतनी ताकत नहीं बाकी थी कि वो वहां से जाए। नरेश ने अपना दर्द जाहिर नहीं किया और आहान से दूरी बनाकर रखी। आहान को इस बात ने बहुत हैरान कर दिया था, पर फिर भी उसने अपने आप को शांत किया और नरेश के पीछे भागने लगा। पर एक स्वॉट अटैक ने उसके कदम रोक दिए थे। ऋषभ आहान को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। दोनों ने 3-4 मूव्स एक्सचेंज किए, पर फिर आहान ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने तुम्हारी मदद की और तुम ये कर रहे हो? ये सुनकर ऋषभ और बेचैन हो गया और उसने कहा, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे उससे क्या खुन्नस है। आहान ने मन में उसे गाली दी और कहा, अजीब पागल है। वो ऋषभ को जानता भी नहीं था और ना ही उसकी वर्मा फैमिली से कोई दुश्मनी थी, पर फिर भी उसके साथ वो फाइट कर रहा था। अगर आहान को नरेश तक पहुंचना था तो उसे पहले ऋषभ से डील करना पड़ेगा, पर उसके ऋषभ से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। आहान हेल्पलेसली वहां खड़ा था और नरेश को अपनी आंखों के सामने भागता हुआ देख रहा था। नरेश के भागने के बाद वहां पर वो 4 लोग ही बचे थे। आहान ने अटैक नहीं किया था, इसलिए ऋषभ ने भी कुछ नहीं किया था और वो जेनी और सुहाना के पास आ गया। जब वो उनकी तरफ आ रहा था तब जेनी ने पूछा, ये तुम्हें यहाँ से ले जाएगा? सुहाना ने बहुत कैजुअली जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है, पर मैं बहुत वक्त से उन लोगों से मिली भी नहीं हूँ। पता नहीं ये क्यों आया है यहाँ। जेनी ने कहा, तुम इसके साथ मत जाना, वैसे भी कितने सालों से तुम यहाँ अकेले रह रही हो। सुहाना ने कुछ नहीं कहा। वो ऋषभ को अपने पास आता हुआ देख रही थी। जैसे ही ऋषभ वहां आया उसने रूखी आवाज में कहा, सुहाना मेरे साथ चलो। उसने जेनी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। सुहाना ऋषभ को बहुत जेंटली देख रही थी। उसने स्माइल किया और कहा, ओके। जब जेनी ने ये सुना तब उसने सुहाना को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। वो समझ गई थी कि चाहे सुहाना कितना भी बोल ले, पर वो अब भी अपने परिवार के प्यार में बंधी हुई थी। वो उन दोनों को वहां से जाते हुए देख रही थी। तभी आहान जेनी के पास आया और उसने उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। आहान की टोन बहुत फ्लैट थी, पर उसमें बहुत सारे सवाल थे। जेनी अचानक से उसकी तरफ मुड़ी और उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। वो जोर से चिल्लाई, विराट सर। जेनी गिरने वाली थी, पर आहान ने उसे पकड़ लिया। आहान ने कहा, तुम बहुत वीक हो, पर इतनी भी नहीं कि बेहोश हो जाओ। मुझे तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे हैं। इतना कहकर आहान ने उसे छोड़ दिया और वो जमीन पर गिर गई। जेनी ने कहा, मेरे इरादे चाहे कैसे भी हों, पर आपको तो मुझे गिरने नहीं देना चाहिए था। आप तो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते थे ना। जेनी ने कहा और खड़ी हो गई। उसने अपनी ड्रेस छड़काई और कहा, विराट सर आप ऐसे क्यों हैं? आहान ने कहा, मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम कब किसको धोखा दे दो ये जान पाना इम्पॉसिबल है। जेनी ने नाराज होते हुए कहा, मैंने आपसे एक बार भी झूठ नहीं बोला है और ना ही ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आप मुझ पर भरोसा ना करो। आहान ने सोचा कि जेनी सच कह रही है। उसने कभी भी आहान के सामने कोई झूठ नहीं बोला था, पर फिर उसे वो पर्ल याद आया और उसने कहा, अगर तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला है तो फिर ये क्या है? अपनी पॉकेट से पर्ल निकालते हुए आहान ने कहा। जेनी ने स्माइल किया और कहा, ये विराट सर के लिए गिफ्ट है। हमने गलती से आपको कैप्चर कर लिया था, इसलिए इसे कॉम्पेंसेशन समझ लीजिए। आहान को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, फिर भी उसने कहा, अच्छा अगर ये मेरे लिए गिफ्ट है तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। ये सुनकर जेनी के चेहरे का रंग उड़ गया, पर उसने अपने आप को संभाला और कहा, ये आपके लिए ही है। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये भले ही बहुत प्रेशियस चीज नहीं है, पर फिर भी बहुत महंगी है। आहान ने मन में सोचा, ये लड़की बिल्कुल सिंपल नहीं है। पता नहीं सच बोल रही है या नहीं, कहीं इसकी वजह से मैं फंस न जाऊं। पर आहान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उस पर्ल को वापस पॉकेट में डालते हुए कहा, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ। जेनी ने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स मैं नरेश चोपड़ा से डरती नहीं हूँ। आहान उसकी बात का मतलब समझता था, पर फिर भी उसने उसे इग्नोर कर दिया। बल्कि उसने जेनी से पूछा, वो 2 लोग जो अभी यहाँ से गए हैं वो कौन है? क्या तुम उन्हें जानती हो? जेनी ने कहा, वो लोग वर्मा फैमिली से हैं। आहान ने पूछा, वर्मा फैमिली से मतलब? जेनी ये बात सुनकर बहुत सरप्राइज हो गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि आहान वर्मा फैमिली को नहीं जानता होगा। उसने कहा, आप वर्मा फैमिली को नहीं जानते हैं? आहान ने कहा, नहीं मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना है। ये कोई बहुत पॉपुलर फैमिली है क्या? आहान ने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, क्योंकि आहान कुछ वक्त पहले ही मार्शल आर्ट्स में बहुत फेमस हुआ था और खतरनाक फैमिलीज के कांटेक्ट में आया था। अगर वो 2 साल पहले ऐसे कल्टिवेट कर रहा होता तो उसे वर्मा फैमिली के बारे में जरूर पता होता। वर्मा फैमिली मार्शल आर्ट्स में बहुत बड़ा नाम थे और उनकी फैमिली में 18 यंग मास्टर्स थे, पर लगभग 2 साल में सारे 18 मास्टर्स एक एक करके हार गए थे। तब से उनकी फैमिली डिग्रेड होने लग गई थी। धीरे धीरे वो लोग बहुत डर गए थे, इसलिए उन्होंने सबको मार्शल आर्ट्स के कांटेक्ट में आने के लिए मना कर दिया था। कुछ वक्त बाद मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में उनकी रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो गई थी, पर डेजर्ट में अभी भी उनका बहुत नाम था। वहां पर अभी भी उनकी चलती थी। जेनी बहुत सरप्राइज थी। उसने पूछा, क्या आपने हेवंस फोर्ट के बारे में सुना है? आहान ने नाम में गर्दन हिला दी। उसने कभी भी इस टेक्निक के बारे में नहीं सुना था।
वो नाम थोड़ा फेमिलियर था, पर आहान को उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। ये सुनकर जेनी और भी ज्यादा हैरान हो गई थी, पर वो आहान के सामने ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और उसने आहान से कहा, वर्मा फैमिली डेजर्ट की सबसे पुरानी फैमिली है। वो यहाँ कब आए थे इसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। एक वक्त था जब मार्शल आर्ट्स की दुनिया में उनका बहुत नाम था, पर फिर धीरे धीरे उनकी रेपुटेशन खत्म होने लग गई। अब उनका मार्शल आर्ट्स में तो इतना बोलबाला नहीं है, पर डेजर्ट में अभी भी वो किंग है। सब लोग उनका कहा मानते हैं और उनसे डरते भी हैं। हेवन स्वॉर्ड उन्हीं की एक तकनीक है, पावरफुल स्वॉर्ड तकनीक, जो जनरेशन से पास ऑन होती आ रही है। ये सब सुनकर आहान ने क्यूरियसली पूछा, क्या उनका मार्शल आर्ट्स बहुत पावरफुल है? जेनी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता है, मैंने भी बस सुना है। अगर सब लोग इतना बोल रहे हैं तो फिर उनका मार्शल आर्ट्स पावरफुल तो होगा ही। आहान समझ गया था कि जेनी को ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने भी सवाल करना बंद कर दिया था। उधर दीपाक्षी के घर चौहान हाउस में नरेश बेड पर लेटा हुआ था और दीपाक्षी के दादाजी उसके पास बैठे हुए थे। नरेश को आहान ने बहुत तेज पंच मारा था, इसलिए उसको कुछ इंटरनल इंजरीज हो गई थी। वो इस वक्त आराम कर रहा था। नरेश ने कहा, हेमराज सर, अगर वो वर्मा फैमिली का फाइटर बीच में नहीं आया होता तो मैं उस लड़के की जान ले लेता। हेमराज ने नरेश की तरफ देखा और कहा, तुम अभी उन सब के बारे में मत सोचो, मैं उसे मारने के लिए किसी और को भेज दूंगा, तुम आराम करो। नरेश को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने कहा, नहीं सर, उस आहान से बदला तो मैं ही लूंगा, मैं ऐसे अपना नाम खराब नहीं कर सकता हूँ। हेमराज ने कहा, अब इस मामले में वर्मा फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है, अब उस लड़के के लिए वर्मा फैमिली से रिश्ते खराब नहीं कर सकते हैं। अगर तुमने फिर कुछ किया तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। नरेश को यह सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मैं समझ सकता हूँ। जब हेमराज ने देखा कि नरेश मान गया है तब उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, हमारे पास ऐसे 2 लोग हैं जो उसे मार सकते हैं। उन्हें एक बार भेजा गया तो फिर वो हमला करके ही वापस आएंगे। नरेश जानता था कि हेमराज किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए उसने कहा, अल्फा को जाने दीजिए। हेमराज हैरान हो गया, उसने कहा, अल्फा को? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? नरेश ने जवाब दिया, नहीं, मैंने उस लड़की की स्ट्रेंथ देखी है, वो बहुत पावरफुल है, इसलिए उसे हराना आसान नहीं होगा। वैसे भी कोई नहीं जानता है कि वो ग्रैंड मास्टर कब वापस आ जाएगी। नरेश नीतू की बात कर रहा था। एक बार वो और आहान फिर से एक हो गए तो आहान को हराना मुश्किल हो जाएगा। हेमराज भी इसके बारे में जानते थे, इसलिए वो भी सोच में पड़ गए थे। आहान और जेनी उसके होटल आ गए थे। जब वो रिसेप्शन के पास पहुंचे तब एक आदमी उनके पास आया और उसने कहा, जो लेडी आपके साथ आई थी वो चेकआउट कर चुकी है, क्या आप अब भी चेकआउट करना चाहते हैं? ये बात सुनकर आहान हैरान था। उसने पूछा, वो लड़की जो बहुत पतली थी और उसके पास एक बैकपैक था, वो चेकआउट क्यों करेगी? स्टाफ ने कहा, यस सर, वो हमें नहीं पता है, आप उनसे ही पूछिएगा, पर उन्होंने रिसेप्शन से चेकआउट किया है और वो चली गई हैं। ये सुनकर आहान के दिमाग में पहला ख्याल नरेश का आया। दीपाक्षी कहाँ चली गई है? क्या वो नरेश के साथ है या फिर किसी नई मुसीबत में फंस गई है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमेज़ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। ऋषभ आहान को रोक लेता है, इसलिए नरेश वहां से भाग जाता है। आहान समझ नहीं पाता है कि ऋषभ ने ऐसा क्यों किया था। सुहाना ऋषभ के साथ चली जाती है और आहान जेनी से पर्ल के बारे में पूछता है। हेमराज नरेश से कहता है कि उसे आहान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो किसी और को भेज देगा। जब आहान और जेनी होटल में पहुंचते हैं तब स्टाफ मेंबर उन्हें बताते हैं कि दीपाक्षी वहां से चेकआउट करके चली गई है। दीपाक्षी के चेकआउट के बारे में सुनने के बाद आहान के मन में सबसे पहला ख्याल नरेश का आया था। उसने नीतू से वादा किया था कि वो दीपाक्षी को लेकर आएगा, पर अब दीपाक्षी उसके पास ही नहीं थी। वो इस वक्त बहुत परेशान और बेचैन हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दीपाक्षी को कैसे ढूंढ पाएगा। इतने में जेनी ने उससे पूछा, क्या हुआ विराट सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? आहान ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने काम से काम रखो। आहान को गुस्सा तो आ गया था, पर जब उसने जेनी का उदास चेहरा देखा तब उसे लगा कि वो बिना मतलब के ही जेनी से ज्यादा रूड हो गया है। उसने अपने आप को शांत किया और कहा, सॉरी, दरअसल मेरे साथ एक लड़की थी जो अब यहाँ से चली गई है, मैं बस उसे लेकर परेशान हूँ। जेनी ने कुछ नहीं कहा, बस वो एम्बैरेसिंगली स्माइल करने लगी। उसे नहीं पता था कि आहान और उस लड़की में क्या रिश्ता था, इसलिए उसने ज्यादा सवाल भी नहीं किए। वो आहान के साथ वहीं खड़ी थी, तभी अचानक से आहान ने कहा, जेनी, क्या तुम नरेश चोपड़ा को ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो? जेनी का दिल घबराने लगा था। उसने मन में सोचा कि उसकी अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि उसे अपनी मौत की वजह को ढूंढना पड़े। वो आहान के सवाल को टालना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे करेगी। पहले जेनी कुछ फनी कहना चाहती थी, पर जब उसने आहान के सीरियस एक्सप्रेशन देखे तब उसने भी सीरियस टोन में कहा, नरेश चोपड़ा बहुत बड़ा नाम है, उसके पीछे डेजर्ट वुल्फ चौहान फैमिली के लोग हैं। इस डेजर्ट में नरेश चोपड़ा को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। आहान ने इम्पेशेंटली कहा, मैं सिर्फ उसे ढूंढना चाहता हूँ,
वो मुझे कैसे मिल सकता है? आहान जिस तरह जेनी को देख रहा था वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, अगर आप नरेश चोपड़ा को ढूंढना चाहते हैं तो एक ही फैमिली है जो आपकी मदद कर सकती है, वर्मा फैमिली। आहान ने जेनी को धीरे से कहा, ठीक है, फिर मुझे वर्मा फैमिली के पास लेकर जा। जेनी उनके पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुहाना को ले गए थे। उसे उनका सुहाना के साथ बर्ताव भी अच्छा नहीं लगता था। इधर वो आहान से बहुत डर रही थी। वो किसी भी तरह से उसे ऑफेंड नहीं कर सकती थी। बिना मना करे वो आहान की बात मान गई और उसने उसे वर्मा फैमिली का पता बता दिया। वर्मा फैमिली ने पिछले 2 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उनका नाम हो। बस उनकी जो पुश्तैनी जायदाद थी वो उन्हें बाकी लोगों से ऊपर रखने के लिए काफी थी। वर्मा मैंशन पहुंचने के बाद आहान एक लॉन में बैठा था। इस वक्त चारों तरफ पत्तियां बिखरी हुई थी और फूल भी पेड़ों से झड़ रहे थे। आहान चेयर पर बैठा था और उसके पास कोई खड़ा था। उसके सामने टेबल पर स्नैक्स और चाय रखे हुए थे। कोई भी फैमिली मेंबर अभी तक बाहर नहीं आया था, इसलिए आहान उनका इंतजार कर रहा था। पास में एक लेडी एक छोटे बच्चे को खिला रही थी। उस बच्ची ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी और वो शायद उस घर के मालिक की बेटी थी। बीच बीच में उनके हंसने की आवाज भी आ रही थी। जब आहान उस तरफ देख रहा था तभी वहां पर एक लड़का आया। उसकी उम्र लगभग आहान जितनी ही थी और उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। उसके हाथ और टांगे बहुत पतले और लंबे थे। वो बहुत हैंडसम था और शायद उस घर का बेटा था। आहान को देखकर वो लड़का उसके पास आ गए और उसने स्माइल करते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम वीरेन वर्मा है, आपका नाम क्या है? आहान ने जवाब दिया, आहान रायजादा। ये नाम सुनकर वीरेन की आंखें बड़ी हो गई और वो बहुत शॉक हो गया। आहान को उसके इस एक्सप्रेशन का मतलब समझ नहीं आया और फिर उसने कहा, आहान रायजादा, क्या आप वही हैं जिन्होंने स्काई हिल स्कूल के ग्रैंड मास्टर को हराया था? मतलब क्या वो आपको ही जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं? आहान ये सुनकर बिटरली स्माइल करने लगा। वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था और लो प्रोफाइल रखना चाहता था, पर उसकी जिंदगी में हो रही इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा करना मुश्किल था। जब आहान ने देखा कि वीरेन भी स्माइल कर रहा है और उसका उससे भिड़ने का कोई इरादा नहीं है, तब आहान ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। स्काई हिल स्कूल को मुझे लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मैं चाहकर भी उसे क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। वीरेन इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था और इसलिए उसने स्माइल किया और कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि आप वर्मा मेंशन में आए हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। इस वक्त दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और आहान फील कर पा रहा था कि वीरेन भी मार्शल आर्टिस्ट है, पर उसका लेवल कितना है ये आहान अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। वीरेन की बात का आहान ने बहुत सीधा जवाब दिया। उसने कहा, मैं यहाँ वर्मा फैमिली से रिक्वेस्ट करने आया हूँ। ये सुनकर वीरेन के मन में बहुत सारे सवाल आए, पर उसने सिर्फ एक बात कही, जितना मैं जानता हूँ अगर कोई चीज आपके लिए मुश्किल है तो वो सिंपल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर आप हमारी मदद स्काई हिल स्कूल के मैटर में चाहते हैं तो फिर मैं आपसे सिर्फ माफी मांग सकता हूँ। आहान ने कभी नहीं सोचा था कि वीरेन ने उसके बारे में एक ओपिनियन बनाया होगा। वीरेन ने स्काई हिल स्कूल के मैटर में मदद करने के लिए मना किया था, पर कोई और मदद करने के लिए नहीं। आहान ने कहा, स्काई हिल स्कूल का मैटर सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, वो मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। ये बात सुनकर वीरेन सिर्फ स्माइल कर रहा था। आहान ने अपनी आगे बात कंटिन्यू की, मैं यहाँ पर वर्मा फैमिली से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ। आई होप वर्मा फैमिली मेरी ये छोटी सी मदद कर देगी। जो भी प्राइस है वो नेगोशिएट किया जा सकता है। वीरेन ने क्यूरियसली पूछा, आपको हमसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आप वॉर अलायंस के पास भी जा सकते हैं, वो आपकी मदद कर देंगे। आहान ने कहा, वॉर अलायंस के पास ये इन्फॉर्मेशन होना इम्पॉसिबल है। इस वजह से ही मैं डेजर्ट की सबसे पावरफुल फैमिली के पास आया हूँ। अपनी फैमिली की तारीफ सुनने के बाद वीरेन की आंखें चमकने लगी, पर वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने पूछा, अगर वॉर अलायंस के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे पास होगी या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर भी आप बताइए, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आहान ने कहा, मुझे किसी को ढूंढना है। वीरेन ने पूछा, किसे? आहान ने जवाब दिया, नरेश चोपड़ा। वीरेन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बस कुछ देर आहान को देखता रहा। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, नरेश चोपड़ा डेजर्ट वुल्फ का आदमी है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम यानी वर्मा फैमिली उसे ढूंढ रहे हैं तो डेजर्ट वुल्फ को लगेगा कि हम उनसे पंगा लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद करना नहीं चाहता हूं, पर बात यह है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। आहान को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्मा फैमिली डेजर्ट वुल्फ से डरती है? वीरेन ने स्माइल किया और कहा, आपको ऐसे टैक्टिक्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। डेजर्ट में सिर्फ 2 ही फैमिलीज है जो बहुत पावरफुल है, वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ। हम दोनों ने एक दूसरे के बिजनेस में कभी टांग नहीं अड़ाई है और अपने काम से मतलब रखा है। हमें उन्हें प्रोवोक करने की कोई जरूरत नहीं है। वीरेन की स्टबर्ननेस देखकर आहान ने कहा, मुझे आपसे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो आप सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना। वीरेन ने कहा, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आहान बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया। उसे लगा कि वर्मा फैमिली उसकी मदद जरूर करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ था।
आहान चाहता था वो वीरेन को मना सकता था, पर उसकी फर्मनेस देखकर आहान को लगा कि वो नहीं मानेगा। कुछ देर की शांति के बाद वीरेन ने कहा, आहान, मैं नहीं जानता कि आपकी और नरेश चोपड़ा की क्या दुश्मनी है, पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि डेजर्ट वुल्फ से पंगा लेना सही नहीं है। एक बार जो उन्हें ऑफेंड करता है फिर वो बच नहीं सकता है, वो उसे मारकर ही दम लेते हैं। आहान को बात की सीरियसनेस समझ आ रही थी, इसलिए उसने भी सीरियस टोन में पूछा, क्या ये डेजर्ट वुल्फ सच में इतने पावरफुल है? ये बात सुनकर वीरेन को अंदाजा हो गया था कि आहान को डेजर्ट वुल्फ के बारे में पता नहीं है, इस वजह से उनके बारे में वो जानना चाहता था। वीरेन आहान के सवाल का जवाब ना दे, ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। उसने कहा, अगर मुझे आपको डेजर्ट वुल्फ के बारे में बताना है तो मुझे पहले वुल्फ्स के बारे में बताना पड़ेगा। वुल्फ्स? वो क्या? आहान ने पूछा। वुल्फ्स डेजर्ट वुल्फ्स के वेपन्स हैं जो लोगों को मारते हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान लेना है। जब तक वो जान ले सकते हैं वो डेजर्ट वुल्फ फैमिली का हिस्सा हैं। ये सब सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया था। उसने कहा, क्या ये वुल्फ्स इतने खतरनाक हैं? वीरेन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, आप जितना सोच नहीं सकते हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस वक्त उनके एग्जिस्टेंस का कारण सिर्फ और सिर्फ ये वुल्व्स हैं। आहान ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर वर्मा फैमिली डेजर्ट में नहीं रह पाएगी। अगर वो वर्मा फैमिली के पीछे पड़ गए फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। वीरेन ने स्माइल किया और कहा, हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर वर्मा फैमिली इतनी कमजोर भी नहीं है कि इतनी आसानी से हिलाई जा सके। वीरेन ये बातें बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा था। उसका ये कॉन्फिडेंस सिर्फ वर्मा फैमिली की वजह से था। जब वीरेन ने उसकी मदद करने से मना कर दिया तब उसका वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। उसने वीरेन को देखा और कहा, आपने मुझे डेजर्ट वुल्फ के बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू। मेरे और डेजर्ट वुल्फ के ग्रजेस बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए अब हमारा आमना सामना होना तो तय है। जब मेरा उस वुल्फ पैक से सामना होगा तब क्या होगा ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं। आपके इन्फॉर्मेशन और रिमाइंडर के लिए थैंक यू, और मैंने आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी। आप मुझे माफ कर देंगे, आई होप। वीरेन ने स्माइल किया और कहा, आहान, आप यहाँ आए हैं इसलिए हमारे गेस्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ रुक जाएं। वैसे भी कल हमारे घर में एंगेजमेंट फंक्शन है। अगर आप रुकेंगे और उसे अटेंड करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आहान कुछ सोचने लगा, क्या वो वीरेन की बात मान लेगा या फिर नरेश को ढूंढने खुद निकल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान जेनी से पूछता है कि क्या वो नरेश चोपड़ा को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। तब जेनी कहती है कि उसे वर्मा फैमिली से मदद मांगनी चाहिए। आहान वर्मा मैंशन में पहुंचता है और वहां पर वीरेन से मिलता है। जब आहान वीरेन को अपने आने का कारण बताता है तब वीरेन उसकी मदद करने से मना कर देता है। वीरेन उसे डेजर्ट वुल्फ के बारे में बताता है। जब आहान वहां से जाने लगता है तब वीरेन उसे उनका फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए कहता है। आहान वीरेन के इनविटेशन के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि दीपाक्षी भले ही उसके साथ नहीं थी पर उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो लोग उसे रूम में बंद करके रखेंगे और उसकी सारी फ्रीडम चली जाएगी। जहां तक कि उसे वापस नीतू के पास ले जाने की बात थी वो तो आहान किसी भी तरह कर लेगा। ये सब सोचने के बाद आहान ने कहा, ठीक है। ये सुनकर वीरेन खुश हो गया और उसने कहा, आई एम श्योर सिस्टर आपसे मिलकर और आपकी ब्लेसिंग्स लेकर बहुत खुश होगी। इतना कहकर वीरेन वहां से चला गया। अब आहान लॉन में अकेला था। वो नहीं जानता था कि किसकी शादी थी, पर वहां रुककर वर्मा फैमिली को करीब से जानने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ी देर बाद वहां एक सर्वेंट आया और वो आहान को कोर्टयार्ड में ले गया। वहां पर फूलों की मीठी खुशबू आ रही थी और चारों तरफ बहुत फ्रेशनेस थी। आहान को वहां का एनवायरनमेंट बहुत रिलैक्स कर रहा था। वो कोर्टयार्ड के पास में बने हुए गेस्ट रूम में आ गया और सर्वेंट वहां से चला गया। उस रूम में सारी फैसिलिटी थी। वो रूम किसी हाई क्लास 5 स्टार होटल के रूम से कम नहीं था। आहान इस वक्त बहुत कंफर्टेबल था। कुछ देर बाद आहान आराम करने के बाद बोर होने लगा, इसलिए वो कोर्टयार्ड में टहलने चला गया। जैसे ही वो बाहर निकला कुछ सर्वेंट्स उसके पास आ गए। वो आहान का इंतजार कर रहे थे ताकि वो जान सके कि आहान को किसी चीज की जरूरत है या नहीं। आहान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पर वॉक करना चाहता हूँ। उनमें से एक सर्वेंट ने कहा, अगर आपको वॉक करनी है तो आप फ्लावर गार्डन में वॉक कर सकते हैं। साल के इस टाइम वहाँ पर बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं। ये सुनकर आहान की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और नोट करने के बाद उस सर्वेंट के पीछे वो जाने लगा। फ्लावर गार्डन बहुत बड़ा था और वहां पर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। आहान ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर उस फ्रेग्रेंस को एंजॉय करने लगा। जब आहान ने आंखें खोली तब सर्वेंट ने कहा, सर, यह है हमारा फ्लावर गार्डन। आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं और अंदर बहुत सारे स्नैक्स, ड्रिंक्स और रिफ्रेशमेंट्स हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। आहान गार्डन में टहलने लगा। वहां पर बहुत सारे व्हाइट और येलो कलर के फ्लावर थे। आहान चुपचाप चल रहा था और उसका माइंड और बॉडी दोनों अच्छे से रिलैक्स हो गए थे। कुछ कदम चलने के बाद में आहान को एक शेड नजर आई जहां पर एक टेबल और चेयर्स लगी हुई थी और जिस स्नैक्स के बारे में सर्वेंट बात कर रहा था वो रखे हुए थे। आहान चेयर पर बैठ गया। यहाँ पर अभी बहुत शांति थी। आहान ने एक केक का पीस उठाया और उसे टेस्ट किया।
एक बाइट से उसे पता चल गया था कि वो बनाना केक था और टेस्ट में काफी अच्छा था। आहान कुछ देर वहीं बैठा रहा और डिनर टाइम होने का इंतजार करने लगा। ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए कुछ फ्लावर्स और लीव्स उसके शोल्डर पर आकर गिर गई थी। आहान ने उन्हें जैसे ही हटाया, उसने देखा कि वहां पर एक लड़की आ रही थी। आहान ने जब गौर से देखा तब उसे याद आया कि वो लड़की जेनी की दोस्त थी। आहान उसका नाम नहीं जानता था। सुहाना भी उस गार्डन में किसी अनजान को देखकर हैरान थी। उसे नहीं लगा था कि वो वहां किसी से भी मिलेगी। जब सुहाना ने नजदीक से देखा तब वो आहान को पहचान गई थी। वो सीधा उसके पास आई और उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आहान ने उसे देखा और कहा, लास्ट टाइम मैं जब आपसे मिला था तब मैंने आपको आपका नाम नहीं पूछा था। मुझे नहीं पता था कि आप वर्मा फैमिली के मेंबर हैं। आहान ने उस दिन सुहाना को ध्यान से नहीं देखा था, इसलिए वो अब उसे देख रहा था। सुहाना सुंदर थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। उसने मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगा रखी थी और वो बहुत डिसेंट लग रही थी। आहान ने उसे बहुत नेचुरली देखा था, इसलिए वो क्रीपी भी नहीं लग रहा था। सुहाना आहान के सामने वाली चेयर पर बैठ गई और उसने कहा, मेरा नाम सुहाना है, आप कौन है? आहान ने जवाब दिया, आहान। सुहाना ने टेबल पर केक को देखा और पूछा, आपने ये बनाना केक ट्राई किया, कैसा लगा आपको? आहान को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसने केक ट्राई किया था और उसे पसंद भी आया था, इसलिए उसने कहा, ये वर्मा फैमिली की तरफ से है तो अच्छा ही होगा। आहान ने जो कहा था वो सच था, पर सुहाना को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने कहा, इस केक का वर्मा फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर आहान को अंदाजा हो गया था कि उसके और वर्मा फैमिलीज के बीच में इक्वेशन ठीक नहीं है। उसने आगे इस टॉपिक पर बात नहीं की और टॉपिक चेंज करते हुए कहा, ये गार्डन कितना सुंदर है। मैं बोर हो रहा था इसलिए यहाँ पर वॉक करने आ गया। किस्मत देखो, अब हम दोनों इसकी खूबसूरती को एडमायर कर रहे हैं। सुहाना ने अपने आसपास फूलों को देखा और थोड़ा उदास होते हुए बोली, भले ये सब कितने ही सुंदर क्यों ना हो, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। इनके खत्म हो जाने के बाद कोई इन्हें याद भी नहीं करेगा और that is something really sad। आहान ने उसकी बात से एग्री नहीं किया और कहा, उन्होंने कभी किसी को उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए नहीं कहा है। वो बस खुशी और उम्मीद स्प्रेड करते हैं, बाकी उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। ये सब सुनकर सुहाना को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, आपको कुछ नहीं पता है, आप यहाँ पर बस गेस्ट हैं। कोई कितना दर्द में है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं आप। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, जिस पर गुजरती है उसे पता चलता है। आहान को इस डांट का मतलब समझ नहीं आया था। वो नहीं जानता था कि सुहाना के मन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से एक नॉर्मल बात को उसने एक अलग एंगल दे दिया था। और वो इतना जरूर समझ गया था कि सुहाना बहुत डिप्रेस थी। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे कंसोल करे, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। आहान को इस तरह चुप देखकर सुहाना को एहसास हुआ कि वो ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसने अपना सिर झुकाया और आहान से कहा, आई एम सॉरी, मुझे इस तरह आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आहान उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कंसोल करना चाहता था, पर उसे लगा कि अगर किसी ने देख लिया तो वो गलत मतलब निकालेंगे, इसलिए आहान ने कुछ नहीं किया बल्कि कहा, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, शायद मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत होगा, तभी आपने ऐसे रिएक्ट किया है। सुहाना ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दिमाग में बुरा थॉट आया जिसकी वजह से ये सब हो गया। ये मेरी प्रॉब्लम है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इतना कहने के बाद सुहाना वहां से चली गई। वो अपना दर्द किसी से नहीं शेयर कर सकती थी, तो फिर एक अनजान लड़के के साथ कैसे शेयर कर सकती थी। आहान ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। उसके जाने के बाद वो अब गार्डन में अकेला था। आहान थोड़ी देर शांति से बैठा ही था कि तभी वहां पर ऋषभ आ गया। वो सीधा आहान के पास आया और उसने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। ऋषभ के पास इस वक्त उसकी स्पोर्ट नहीं थी और ना ही उसने फाइटिंग सूट पहना हुआ था। उसने बहुत ही कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। इस वक्त आहान उठकर जाना चाहता था, पर ऋषभ के आने के बाद उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो फिर से बैठ गया। उसने कहा, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, फिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। ऋषभ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इस वक्त बस इतना चाहता था कि उसे कोई मिल जाए जिससे वो बात कर सके। उसने कहा, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ और बहुत पेन में हूँ। आहान पहले तो उसे इग्नोर करके जाना चाहता था, पर जब उसने ये बात सुनी तब वो रुक गया। उसके अंदर भी बहुत क्यूरियोसिटी हो गई थी। ऋषभ ने कहा, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, पर वो मुझे बहुत बॉदर कर रही हैं। मैं आखिर ये सब बात किससे शेयर करूँ? आहान ने इनडायरेक्टली पूछा, तुम वर्मा हो क्या? वर्मा फैमिली भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती है? ऋषभ ने डिसअपॉइंट होते हुए जवाब दिया, वर्मा फैमिली तो है जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं जब 4 साल का था तब से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अब मुझे प्रैक्टिस करते हुए 14 साल हो गए हैं। मैं रोज अपनी बॉडी को मेडिसिन एंड लिक्विड में सोक करता हूँ। ये बहुत पेनफुल होता है। ऐसे मार्शल आर्ट्स का क्या फायदा? मुझे मेरी फैमिली ने मार्शल आर्ट्स बहुत मुश्किल से सिखाया है। आहान ने जवाब दिया, अगर तुम इतने सालों से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर तो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी बहुत अच्छा होगा। तुमने इतने हार्डशिप्स देखे हैं और अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऋषभ ने ये बात सुनकर कहा, हाई कल्टीवेशन लेवल का क्या मतलब है?
अगर मैं फाइट ही नहीं कर सकता तो? वो जब ये सब बातें बोल रहा था तब साफ नजर आ रहा था कि वो कितना दुखी है। आहान को नहीं पता था कि ऋषभ किस बारे में बात कर रहा था, इसलिए वो कोई ओपिनियन नहीं दे पाया। ऋषभ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा, उन्हें क्या लगता है मैं जानता नहीं हूँ, पर मुझे पता है जिस तरह से उसने मुझे देखा है, मैं समझ गया था कि जो बातें उसने मुझसे की थी वो बहुत अजीब लगी थी। अब मुझे अजीब लग रहा है तो मैं उनसे पूछूंगा ना। और जब मैंने उससे पूछा और मुझे जवाब मिला तब मैं तो खुशी से पागल हो गया था। मैंने उसे ढूंढा और मैं उसे वापस लेकर आया, पर ये लोग देखो क्या कर रहे हैं। ये है वर्मा फैमिली। ऋषभ की बातों में वर्मा फैमिली के लिए नाराजगी साफ नजर आ रही थी। वो इस वक्त इतना प्रेशर फील कर रहा था कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। उसने अपने आप को शांत किया और कहा, मुझे गुस्सा इस बात का है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या फायदा मेरे स्वॉट टेक्निक में इतना अच्छा होने का अगर मैं लड़ नहीं सकता हूँ तो? इतना बोलते हुए वो अपने चेयर का सहारा लेकर बैठ गया। आहान ने पहले सोचा था कि वो कुछ नहीं बोलेगा, पर उसे इतने दर्द में देखकर उसने कहा, क्या तुम मर्द नहीं हो? ऋषभ ने उसे देखा और कहा, ऑफ कोर्स आई एम मैन। इस पर आहान ने जवाब दिया, तो फिर वो करो जो एक आदमी को करना चाहिए। एक इस दर्द की बात कर रहे हो तुम? कौन सा दर्द? कैसा दर्द? तुम सोचो कि वो इंसान तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अपने बारे में सोचना बंद करो। अगर तुम्हें किसी के लिए कुछ करना है तो फिर तुम्हें फैमिली के अगेंस्ट जाना होगा। क्या ऋषभ को आहान की बातें समझ आएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीर ज़्यादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान फंक्शन के लिए रुक जाता है। जब वो कोर्टयार्ड में बैठा होता है तब वहां पर सुहाना आती है और आहान से बात करती है। उसके जाने के बाद वहां पर ऋषभ आता है, जो अपने दिल का दर्द आहान के साथ शेयर करता है। आहान उसे फैमिली के अगेंस्ट जाने की बात कहता है। ऋषभ आहान की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, पर साथ ही में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर आहान बोलता रहा तो वो उसे मारने में देरी नहीं करेगा। आहान बोलता रहा। उसने कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम वर्मा फैमिली में अपनी पोजीशन छोड़ नहीं सकते हो। तुम्हें इस कंफर्ट में रहने की आदत हो गई है। तुम्हें किसी भी आंधी का सामना अकेले नहीं करना है। तुम्हें वर्मा फैमिली की आदत हो गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा। आहान अपनी पूरी बात कर पाता उससे पहले ही ऋषभ उठा और उसने आहान का कॉलर पकड़ लिया। आहान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो जानता था ऋषभ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आहान प्रिपेयर्ड होता तो उसका कॉलर भी नहीं पकड़ सकता था वो। ऋषभ ने भी इसके आगे कुछ नहीं किया। आहान ने जो कहा था वो सब सच था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान उसके बारे में इतना कुछ समझ जाएगा। उसने उसका कॉलर छोड़ा और अपनी जगह पर आकर वापस बैठ गया। उसने गर्दन झुकाकर कहा, तुम सही बोल रहे हो, और तुम सही क्यों हो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शायद मैं सेल्फिश हूं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आहान ने कहा, अगर तुम अपना दर्द खत्म करना चाहते हो तो फिर पूरी तरह सेल्फिश होने में भी कोई बुराई नहीं है। उससे ज्यादा कुछ तो नहीं बदलेगा, पर शायद तुम इतने दर्द में नहीं रहोगे। अगर कोई इंसान किसी को एडवाइस देता है तो वो उसे सेल्फलेस होने के लिए कहता है, पर आहान उसे सेल्फिश होने की एडवाइस दे रहा था। आहान को लग रहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इतना कुछ सहने से बेहतर है कि इंसान सेल्फिश हो जाए। ऋषभ ने स्माइल किया और कहा, यू आर अ डेविल। तुम लोगों के साथ बहुत बुरा कर सकते हो और उन्हें गिरा भी सकते हो। इस पर आहान ने स्माइल करते हुए कहा, मैं डेविल नहीं हूं। डेविल तो सबके दिल में होता है। डेविल क्या करेगा ये तुम्हारे एक्शन पर डिपेंड करता है। ऋषभ ने कहा, तुम जो कह रहे हो वो बात तो सही है। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। आहान भी नहीं जानता था कि वो क्या चूज करेगा। ये प्योरली उसका डिसीजन होने वाला था। इन दो लोगों से मिलने के बाद आहान का इस गार्डन में रहने का कोई मन नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उस फैमिली से कोई और आए और उसके साथ अपना दर्द शेयर करे। वो उठकर वहां से चला गया। उसे इतने पेनफुल इमोशंस के बीच में घिरा रहना अच्छा नहीं लगता था। आहान जब अपने रूम में पहुंचा तब वीरेन भी वहां आ गया। उसने आहान से डिनर के बारे में बात की और फिर कुछ अच्छी बातें करने के बाद वहां से चला गया। इसके बाद आहान आराम से सो गया। अगले दिन आहान बहुत फ्रेशली नींद से उठा। जब वो रूम से बाहर आया तब उसने देखा कि बाहर का माहौल बहुत हैप्पी था और बहुत सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे। सारी तैयारियां कल से ही चल रही थी, पर आज सब बहुत ज्यादा लाइवली था। हॉल में गेस्ट्स अभी तक नहीं आए थे। आहान ने किसी भी इंपॉर्टेंट आदमी को नहीं देखा था और बस वीरेन नजर आया उसे। वीरेन ने भी आहान को देखा और उसके पास आ गया। उसने कहा, आहान, कल रात को आपने अच्छे से रेस्ट किया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? आहान ने पोलाइटली कहा, मुझे रेयरली इतनी अच्छी नींद आती है। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। वो दोनों आपस में कैजुअली बात कर रहे थे, तभी अचानक से आहान को याद आया कि वो ब्राइड और ग्रूम के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने वीरेन से पूछा, वैसे ब्राइड और ग्रूम कौन है? वीरेन ने जवाब दिया, हाउ सिली ऑफ मी, मैं उनके बारे में तो आपको बताना भूल ही गया। एक्चुअली ये जो कपल है दोनों ही बहुत टैलेंटेड और एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। ये बताते हुए वीरेन की आंखें चमक रही थी। इसके बाद उसने कहा, वर्मा फैमिली की बेटी की शादी है, इसलिए सब कुछ बहुत टॉप क्वालिटी का है। ज्वेलरी और कपड़ों में ही हमारा आधा पैसा खत्म हो गया है। ऊपर से डेकोरेशन, केटरिंग, ये सब देखकर मेरा तो सिरदर्द होने लगा है। आहान ने इतनी देर से ये सब नोटिस नहीं किया था, पर जब वीरेन ने इन सब के बारे में बोला तब उसने अपने आसपास देखा। सब कुछ बहुत लैविश और एक्सपेंसिव लग रहा था।
आहान ने सोचा कि जिसके लिए इतना खर्चा हो रहा है वो जरूर इस फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इतना ही नहीं, उसने ये भी सोचा कि जो भी ग्रूम साइड है वो भी इस लेवल के होंगे। आहान ने पूछा, फिर तो ग्रूम का स्टेटस भी बहुत अच्छा होगा, पर वो कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ। वीरेन ने कहा, हाँ, उनका स्टेटस भी बहुत अच्छा है। वो एक बहुत ही नामी फैमिली से बिलोंग करता है। दोनों फैमिलीज में बहुत सालों से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और शादी की वजह से हम और नजदीक आ जाएंगे। अगर आप कभी साउथ वेस्ट गए होंगे तो फिर शायद आप उनको जान सकते हैं। आहान ने सोचा और कहा, कहीं आप साउथ वेस्ट की बोहरा फैमिली की तो बात नहीं कर रहे हैं? अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो फिर ये तो बहुत अच्छा मैच होगा। बोहरा फैमिली का भी वर्मा फैमिली जैसा ही नाम है और जितना मैं जानता हूँ वो अभी भी डेवलप कर रहे हैं। वीरेन ने स्माइल किया और कहा, हाँ, पर हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि बोहरा फैमिली का सबसे छोटा बेटा अब शादी की उम्र का हो गया है। दोनों फैमिलीज ने आपस में बात करके शादी फाइनल कर दी है। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए वो चाहते हैं कि ये शादी ग्रैंड और रॉयल तरीके से हो। ये खर्चा देखकर मेरे दिल की धड़कनें जरूर बढ़ी जाती हैं और ये सब सिर्फ एक बार के लिए। तो अगर हमने इतने खर्चा नहीं किया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आहान ने सोचा कि बड़ी फैमिलीज हैं इसलिए इतना खर्चा और दिखावा तो करेंगे ही। आहान ने वीरेन को कॉन्ग्रेचुलेट किया और उसे वहां से बाकी काम अटेंड करने के लिए जाने दिया। जब आहान मेंशन में टहल रहा था तब उसने देखा कि एक विंडो के पास ऋषभ बैठा था और ड्रिंक कर रहा था। उसके पास जो बोतल थी वो ऑलरेडी आधी हो चुकी थी। आहान ये देखकर हैरान था कि कोई सुबह सुबह ड्रिंक कैसे कर रहा था। आहान जब उसके पास पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि ऋषभ बहुत ड्रंक है और वो काफी देर से पी रहा है। उसने ऋषभ से पूछा, तुमने अभी तक फैसला नहीं किया है? ऋषभ ने आहान की तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत खाली और लाइफलेस लग रही थी। उसने आहान को पहचान लिया था पर वो उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने मुंह को मोड़ लिया। आहान ने स्माइल किया और वहां से जाने लगा। जब ऋषभ को बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था तब वो भी उसे बॉदर नहीं करना चाहता था। जैसे ही आहान वहां से जाने लगा, ऋषभ ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता है कि आज किसकी शादी हो रही है? आहान ने कहा, जितना मैं जानता हूं वो इस फैमिली की छोटी बेटी है, पर तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? आहान इस सवाल से बहुत हैरान था। ऋषभ ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे उससे क्या लेना देना हो सकता है? इतना कहने के बाद उसने विंडो का सहारा ले लिया और गहरी आहें भरने लगा। आहान ने स्माइल किया और कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम ये अल्कोहल उसके गम में ही पी रहे हो। क्या ये वही है जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? जैसे ही आहान ने ये बात बोली, ऋषभ आहान की तरफ आ गया। उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए आहान ने थोड़ा सा फ्राउन किया पर ऋषभ को बुरा नहीं लगने दिया। ऋषभ ने नशे की हालत में कहा, आपको फिर से सब पता है? आहान ने बस एक तुक्का लगाया था जो सही हो गया था। उसने कहा, उसकी शादी जिससे हो रही है उसका स्टेटस बहुत हाई है और वो बहुत नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत लोग उससे शादी करना चाहते हैं, पर अगर जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उसकी शादी उससे हो रही है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऋषभ ने इरिटेट होते हुए कहा, और फैमिली है कौन? उनकी औकात ही क्या है? आहान को अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा था और वो ऑकवर्ड फील करने लगा। उसने ऋषभ की तरफ देखा और कहा, मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए वरना तुम्हारी वजह से वर्मा फैमिली मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। आहान ने कहा जरूर था पर वो उसके पास ही बैठ गया। ऋषभ ने कहा, सबको बस वर्मा फैमिली की ग्लोरी नजर आती है, यहाँ पर कितने राज हैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। ये बोलते बोलते वो हंसने लगा और फिर अचानक से रोने लगा। ये देखकर आहान को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने कहा, अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो फिर तुम उस इंपॉर्टेंट इंसान को अपने साथ लेकर क्यों नहीं चले जाते? जाओ यहां से। आहान नहीं जानता था कि उसने ये बात क्यों कही थी, पर ऋषभ को बेटर फील करवाने के लिए उसने बात कह दी थी। ये बोलने के बाद आहान ऋषभ को देखने लगा। वो ऋषभ के जवाब का इंतजार कर रहा था और इसे बहुत ध्यान से देख रहा था। ऋषभ ने नीचे देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा है। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आहान को कुछ सुनाई नहीं दिया, उसने पूछा, क्या कहा तुमने? ऋषभ ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तुमने जो कहा था वो सही है। मैं उसकी शादी नहीं होने दे सकता हूँ। मैं उसे ऐसे ट्रैप में फंसने नहीं दे सकता हूँ। इस बार आहान ये बात सुनी और वो क्लियरली शॉक था। ये आइडिया उसने खुद दिया था, पर वो जानता था कि अगर ऐसा हो गया तो फिर दोनों फैमिलीज की बहुत बदनामी होगी। आहान ये सोचकर परेशान हो रहा था। उसने कहा, कोई बेवकूफी मत करना। ऋषभ ने कहा, इसमें कोई बेवकूफी नहीं है, मुझे ये करना चाहिए क्योंकि ये सही है। ये बोलते ही उसका सारा नशा उतर गया। आहान को लगा शायद सोबर हालत में वो अपना फैसला बदल देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उसने कहा, तुमने मुझे जगा दिया है, अब मैं वही करूंगा जो सही है और मैं जानता हूं कि ये सही है। इतना बोलने के बाद ऋषभ खड़ा हो गया। आहान ने वापस उसे अपने पास बिठाया और कहा, अगर तुम्हें मरना है तो तुम्हारी मर्जी,
पर किसी के सामने मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऋषभ खड़ा हो गया और उसने आहान के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इन सब की वजह से आहान बहुत अनईजी फील कर रहा था। आहान ने एक बार फिर कहा, अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो क्या तुमने सोचा है कि आगे की जिंदगी कैसे स्पेंड करोगे? इस कंफर्ट जोन के बाहर लाइफ इतनी आसान नहीं है। और वर्मा फैमिली, उनसे तुम्हें कौन बचाएगा? तुम तो ये रहते हो ना, तो क्या तुम्हें याद नहीं है कि यहाँ पर कितने मास्टर्स हैं? ये सारी बातें सुनकर ऋषभ अपना फैसला बदल लेगा या फिर वो अपने साथ आहान को भी किसी मुसीबत में फंसाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान की बातें सुनकर ऋषभ को गुस्सा आता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। आहान उसे कहता है कि उसे फैमिली के कंफर्ट में रहने की आदत हो गई है। ऋषभ एग्री करता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह वीरेन आहान को बताता है कि ग्रूम और ग्रूम की फैमिली कौन है। आहान ऋषभ से मिलता है जो इस वक्त नशे में है। वो उसे और उसके इम्पोर्टेंट इंसान को वहां से भाग जाने का सजेशन देता है और फिर खुद ही उसे ऑब्जेक्ट करता है। ऋषभ आहान की सारी बातें सुन रहा था और उसका चेहरा मायूस होता जा रहा था। जब आहान ने ये देखा तब वो उसे और मनाने की कोशिश करने लगा और उसने कहा, वर्मा फैमिली और बोहरा फैमिली तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेंगे। एक बार तुमने ब्राइड को यहाँ से ले जाने की गलती की तो फिर तुम अपने आखिरी दिनों के बहुत करीब पहुंच जाओगे। वो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ लेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक छुप सकते हो? कहाँ छुप सकते हो? आहान की ये सारी बातें सुनकर अब ऋषभ को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने कहा, तुम ही थे जिसने मुझे कहा था कि जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हें उनके लिए लड़ना चाहिए। तुमने कहा था कि मुझे सिर्फ अपने और अपने कंफर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अब तुम ही मुझे ये कदम उठाने के लिए मना कर रहे हो। ऋषभ इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आहान ऑब्वियसली उस पर ना तो अटैक करके उसे शांत कर सकता था और ना ही उस पर चिल्ला सकता था। वो इस वक्त वर्मा फैमिली के मेंशन में था और वो वहां किसी को ऑफेंड करके नया पंगा नहीं पाल सकता था। उसने बहुत नेचुरल टोन में कहा, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे इस कदम के साइड इफेक्ट्स बता रहा हूँ। कोई भी कदम उठाने से पहले हमें सब कुछ अच्छे से सोचना समझना चाहिए। अच्छे से सोच लो, उसे यहाँ से ले जाने में कभी देर नहीं होगी। ऋषभ ने कहा, नहीं, अब मैं ना और इंतजार कर सकता हूँ और ना ही मुझे कुछ सोचना है। मैंने और उसने बहुत दर्द सहन कर लिया है, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं उसे आज यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। आहान ने कभी नहीं सोचा था कि ऋषभ बिना सोचे ऐसा कदम उठाएगा और इतना समझाने के बाद भी नहीं समझेगा। उसे भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, ठीक है, फिर लेकर जाओ उसे और फिर अपनी मौत का इंतजार करना या फिर शायद एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर होने के लिए तैयार रहना। ना तुम उससे कभी मिल पाओगे और ना वो तुमसे। फिर अपने एक्शन को बैठकर रिग्रेट करना। आहान ने जिस टोन में ये बात बोली थी उससे ऋषभ भी थोड़ा घबरा गया और शांत हो गया था। वो भी जानता था कि आहान जो कह रहा है वो सच हो सकता था, पर फिर भी उसके अंदर गुस्सा तो बहुत था। उसने अपनी आंखें बंद की और दांत पीसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सारा गुस्सा नहीं निकालना चाहता था, पर उसके पास जगह नहीं थी। ये देखकर आहान का दिल कमजोर पड़ने लगा और उसने कहा, शांत हो जाओ। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो फिर हमें एस्केप प्लान बनाना पड़ेगा। तुम ऐसे ही किसी को लेकर नहीं जा सकते हो। ये बात सुनकर ऋषभ शांत हो गया। आहान उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। इससे अच्छा उसके लिए क्या हो सकता है? जब आहान ने देखा कि ऋषभ उसे उम्मीद से देख रहा था तब उसने कहा, पहले पता करो कि वो किस रूम में है और उसके आसपास कितने लोग हैं। उसके हिसाब से ही एस्केप प्लान बन पाएगा। दोपहर के बाद गेस्ट्स ने आना शुरू कर दिया था। ये सब फैमिली और फ्रेंड्स थे। इनमें से कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, पर सब लोग आपस में बहुत पोलाइटली मिल रहे थे। वर्मा मैंशन में चहल पहल बहुत बढ़ गई थी और सब आपस में बात कर रहे थे। ये सब शाम के 7 बजे तक चला और फिर बड़ी और एलीट फैमिलीज ने आना शुरू कर दिया। इन फैमिलीज से वो लोग आए थे जो या तो फैमिली हेड थे या फिर फैमिली को रिप्रेजेंट करने की हैसियत रखते थे। आहान ने जब अपने आसपास इतने सारे हॉट शॉट्स को देखा तब उसने सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वर्मा फैमिली इतने लोगों को जानती है। अब तक बोहरा फैमिली और ग्रूम का आना बाकी था। सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में ग्रूम भी वहां आ गया था। उसने व्हाइट कलर का फॉर्मल सूट पहना हुआ था और वो बहुत हैंडसम था। वो भी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर था, इसलिए उसका फिजिक बहुत अच्छा था। इतना ही नहीं, उसका नेचर भी बहुत अच्छा था और वो सबसे बहुत हंसकर बात कर रहा था। अपने नेचर और टेम्परामेंट की वजह से उसने सबका दिल जीत लिया था और सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। उसके कॉन्फिडेंस और जेंटल टोन के सब फैन हो गए थे। आहान साइड में खड़ा था और ये सब देख रहा था। उसने नजर दौड़ाकर ऋषभ को ढूंढने की कोशिश की, पर वो नहीं जानता था कि वो कहां चला गया है। आहान ने मन में सोचा, अभी तो सब इतने खुश थे, ऋषभ के फैसले से पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऋषभ की मदद करने के लिए क्यों मान गया था। वर्मा फैमिली को ऑफेंड करके वो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। जब आहान ने वेटर से ड्रिंक लिया तभी उसने किसी की आवाज सुनी, आहा, मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे यहाँ मिलूंगा। आहान को यह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो चेहरा भी जाना पहचाना था। वो कोई और नहीं बल्कि दीपाक्षी के दादाजी हेमराज चौहान थे। उन्हें देखकर आहान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। अगर इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा था जिसे आहान देखना नहीं चाहता था
तो वो यही थे और इस वक्त वो उसके सामने खड़े थे। हेमराज ने आज फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था और हमेशा के मुकाबले ज्यादा एनर्जेटिक और लाइवली लग रहे थे वो। अभी अभी उनके हाथ में एक क्रश था जो बहुत फैंसी था। आहान ने खुद को संभाला और स्माइल करते हुए कहा, सब किस्मत की बात है, मुझे भी नहीं लगा कि आप यहाँ आएंगे। वैसे आपसे मिलके काफी दिन हो गए हैं, आप कैसे हैं? हेमराज ने लाइटली स्माइल किया और कहा, मैं ठीक हूँ। दीपाक्षी की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई उस पर से मैंने थैंक यू भी नहीं बोला। अगर आप कभी फ्री हो तो घर पर क्यों नहीं आते? आहान जानता था कि हेमराज उससे नफरत करते थे और उनके मन में उसके लिए बहुत बड़ा क्रश था। वो जानता था हेमराज उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे, इसलिए खुद को बचाने के लिए आहान ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। दोनों के चेहरे पर फेक स्माइल थी, दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तभी एक वेटर वहां पर आया और उसने बीच की टेंशन खत्म कर दी। उसने दोनों को ड्रिंक ऑफर की और दोनों ने ड्रिंक ले ली। हेमराज ने कहा, आहान, आई टोस्ट यू दिस ग्लास। आज बहुत खुशी का दिन है, पर बहुत जल्द एक ऐसा दिन आएगा जिसकी उम्मीद आपने नहीं की होगी। आहान ने भी ग्लास उठाया और टोस्ट किया। दोनों जैसे अपने ड्रिंक्स का सिप ले रहे थे, एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी आंखों में मिस्चीवियसनेस साफ नजर आ रही थी। हेमराज के वहां से जाने के बाद आहान ने गहरी सांस ली। उनसे मिलने के बाद आहान बहुत अनईजी फील कर रहा था। जब से उसे पता चला कि वो डेजर्ट वुल्फ है और उसके पास वुल्व्स हैं जो उसकी जान लेने के लिए तैयार हैं, तब से आहान के दिल में थोड़ी घबराहट थी। इस वक्त मेंशन में एक रूम में ब्राइड रेडी हो रही थी। उसके साथ 2 लड़कियां और थी जो उसे तैयार कर रही थी। ऋषभ बाहर छुपा हुआ था और उन लड़कियों के जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो लड़कियां बाहर निकली, ऋषभ अंदर चला गया। जैसे ही ब्राइड ने ऋषभ को देखा, उसने शॉक होते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। उसने बात बहुत कैजुअली की थी, जैसे बहुत नॉर्मल बात थी। पहले ब्राइड को लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है, इसलिए वो थोड़ी देर तक शॉक में खड़ी रही। अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? ऋषभ ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बस तुम्हें यहां से ले जाना चाहता हूं। ऋषभ इस वक्त बहुत काम और कंपोज था। ब्राइड ने सीरियस टोन में कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं भूल जाऊंगी कि तुम यहाँ आए थे और हमारे बीच में ये कॉन्वर्सेशन हुआ था। ब्राइड जानती थी कि ऋषभ ऐसा कुछ कर सकता है, पर वो किसी भी कीमत पर उसके साथ नहीं जा सकती थी। ऋषभ ने जैसे ही एक कदम आगे लिया, ब्राइड चिल्लाई, आगे मत आओ। इतना बोलते ही वो खुद कुछ कदम पीछे हो गई। ऋषभ के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो रुक गया। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो सब ठीक हो जाएगा। हम किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ कोई तुम्हें रुला नहीं पाएगा। क्या तुम फ्रीली नहीं रहना चाहती हो? ये सारी बातें सुनकर ब्राइड कांप रही थी। उसकी बॉडी पहले से बहुत डेलिकेट और सॉफ्ट थी और इन सब बातों ने उसके दिल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था। उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला और कहा, तुम चले जाओ यहाँ से, ट्रस्ट मी, हम दोनों के लिए ये सही है। ऋषभ इस वक्त किसी की बात नहीं सुनने वाला था। उसने कहा, नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा बहुत दुखी रही हो और अगर ऐसा रहा तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। ब्राइड ने पूछा, क्या तुम कुछ जानते हो? ऋषभ ने कहा, हाँ, बहुत वक्त से मैं सब जानता हूँ। तुम्हारा और मेरा रिश्ता, उसका एक एक पल मुझे अच्छे से याद है। ब्राइड ने उदास होते हुए कहा, तुम्हें ये सब याद नहीं रखना चाहिए था, ये सही नहीं है। तुम वर्मा फैमिली में पैदा हुए हो और तुम्हारा स्टेटस बहुत हाई है, वहीं मैं एक बहुत ऑर्डिनरी सी लड़की हूँ। तुम बेटर डिजर्व करते हो। ब्राइड के दिल में भी बहुत सारे इमोशंस थे, पर वो रैशनल डिसीजन लेना चाहती थी। वो जानते थे कि उन दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही बेस्ट है। ऋषभ ने कहा, मैं तुम्हारे इमोशन समझता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि हमारे लिए ये फैसला ही सबसे अच्छा है। तुम हमारे बारे में सोचो, सिर्फ मेरे बारे में नहीं। ऋषभ भागकर उसे हक करना चाहता था, पर उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई वहां आए और उसे ऐसे देखे। ब्राइड अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आई लव यू। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, इसलिए हमारा अलग हो जाना ही बेस्ट है। ऋषभ ने कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ हो तो, पर अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। ब्राइड ने अपना मुंह छुपा लिया और रोने लगी। वो नहीं चाहती थी कि ऋषभ उसे इस तरह रोते हुए देखे। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जब ऋषभ ने किसी के आने की आवाज सुनी, तब उसने ब्राइड को देखा और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। जब डिनर हो जाएगा तब मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, जहां हम हमेशा खुश रहेंगे। क्या ऋषभ आहान की मदद से सच में ब्राइड को वहां से ले जाएगा या फिर कोई बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान ऋषभ को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, पर जब वो नहीं मानता तब आहान भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद गेस्ट आने लगते हैं और आहान हेमराज चौहान से मिलता है। ऋषभ ब्राइड से मिलता है और उसे वहां से ले जाने की बात करता है, पर ब्राइड मना कर देती है। ऋषभ उसे कहता है कि डिनर के बाद वो उसे वहां से जरूर लेकर जाएगा।
जब ब्राइड ने अपना सिर ऊपर किया तब उसने देखा कि ऋषभ वहां से जा चुका था और उसके सामने वो दो लड़कियां खड़ी थी जो उसे तैयार कर रही थी। जब उन दो लड़कियों ने देखा कि ब्राइड का मेकअप बिल्कुल खराब हो गया तब उन्होंने पूछा, मिस क्या हुआ, आप रो क्यों रही थी? आप तो सारा मेकअप खराब हो गया। ब्राइड ने अपने आप को संभाला और कहा, वो आज इतना स्पेशल दिन है ना, तो मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई और खुशी के आंसू आने लगे। उनमें से एक लड़की ने कहना शुरू कर दिया, मिस ग्रूम तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, उनका टेम्परामेंट, उनका स्टाइल, सब कुछ। ब्राइड उसकी बातें नहीं सुन रही थी। वो इस वक्त सिर्फ ऋषभ के बारे में सोच रही थी। वो नहीं जानती थी कि ऋषभ उसकी बात मानेगा या अपने मन की करेगा। वो कुछ भी करके ऋषभ को ये कदम उठाने से रोकना चाहती थी। कुछ ही देर में फंक्शन शुरू हो गया। ब्राइड ने ग्रूम के हाथ को हल्के से पकड़ा हुआ था और वो दोनों सब गेस्ट से मिल रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक जेंटल स्माइल थी। आहान इस वक्त सिर्फ ब्राइड को देख रहा था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसका चेहरा तो मुस्कुरा रहा था पर उसकी आंखों में बहुत उदासी थी जो सिर्फ आहान देख पा रहा था। तभी वहां ऋषभ आ गया। उसे देखते ही आहान ने पूछा, क्या हुआ, वो तुम्हारे साथ चलने के लिए मान गई? ऋषभ ने जवाब दिया, उसने मुझसे प्रॉमिस तो नहीं किया है पर मैं उसे ले जाकर ही रहूंगा। ऋषभ की आवाज में कॉन्फिडेंस सुनकर आहान परेशान हो गया। उसने अपनी आवाज धीरे की और कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने कहा था ना कि उसकी मर्जी के बिना हम ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ऋषभ ने उसकी बात को इग्नोर किया और कहा, मैंने तो फैसला ले लिया है, इसलिए अब तो मेरा साथ दो या ना दो, मैं उसे यहाँ से ले जाकर ही रहूंगा। ये सुनकर आहान और परेशान हो गया। उसने सोचा कि उसे शुरू से ही उसका साथ नहीं देना चाहिए था। अब उसे लग रहा था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। इस वक्त सबका ध्यान ब्राइड और ग्रूम पर था। दोनों बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे और पार्टी का माहौल भी बहुत खुश था। सब आपस में बात कर रहे थे, डांस कर रहे थे, एक साइड एंजॉय कर रहे थे और दूसरी साइड सब ड्रिंक कर रहे थे। सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था जिस पर कपल्स डांस कर रहे थे और बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। बीच बीच में सब अपनी बातें छोड़कर ब्राइड और ग्रूम से मिलने स्टेज पर जा रहे थे और उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे थे। वीरेन ने सही कहा था, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। धीरे धीरे फंक्शन एंड होने की तरफ आ रहा था। खाना खुल चुका था और सब डिनर कर रहे थे। इस वक्त आहान ऋषभ के पास आया और कहा, सब डिनर कर रहे हैं और पार्टी ओवर होने वाली है। मैं यहाँ केओस करूंगा, तब तक तुम ब्राइड को लेकर यहाँ से चले जाना। इसके बाद तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। आहान उसकी बस यहीं तक मदद करने वाला था। इतना बोलने के बाद आहान वहां से चला गया। ऋषभ भी ब्राइड को ले जाने के लिए तैयार हो गया। सब लोग धीरे धीरे जा रहे थे। आहान ने देखा कि हेमराज लगातार उसे ही घूर रहे थे। दोनों के बीच में टेंशन थी और दोनों इस बात से वाकिफ थे। जब भी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते तो उनकी आंखों में नफरत साफ नजर आती। आहान हेमराज के पास गया और बोला, कुछ हिसाब है जो हमें सेटल करने हैं। आहान के चेहरे की स्माइल देखकर हेमराज हैरान हो गए थे, इसलिए उन्होंने कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? आहान ने कहा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप मुझे जाने तो देंगे नहीं, इसलिए बेटर यही है कि हम हिसाब सेटल कर ले ताकि मुझे रोज आपके बारे में सोचना न पड़े। ये सुनकर हेमराज और हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा, आप मुझे वर्मा फैमिली की पार्टी में अटैक करने के बारे में सोच रहे हो? आहान ने अपना हाथ मसलते हुए कहा, आपसे अकेले मिलना आसान नहीं है। जहां भी मौका मिले मैं आप पर अटैक करने के लिए तैयार हूँ। हेमराज ने एक कदम पीछे ले लिया। उन्हें उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, आप अपने लेवल के पीक पर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्मा फैमिली को नीचा दिखा सकते हो। आहान ने कहा, ये फाइट हम दोनों के बीच की है। वर्मा फैमिली बीच में आए ना आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेमराज ने आहान को देखा और गुस्से में कहा, आप सच में ऐसा करोगे? जैसे ही हेमराज ने ये बात बोली आहान उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया। आहान ने ऋषभ से कहा था कि वो केओस क्रिएट करेगा, इसलिए ये उसके लिए सबसे अच्छा मौका था। इसके अलावा अगर वो हेमराज को यही मार देगा तो उसका बहुत बड़ा टेंशन भी खत्म हो जाएगा। आहान ने हेमराज के सिर की तरफ एम किया। उसने बहुत लाइट अटैक किया था क्योंकि वो वहां पर केओस क्रिएट करना चाहता था। हेमराज भले ही बूढ़े थे पर उन्हें डिफेंड करना अच्छे से आता था। उन्होंने बहुत इजीली आहान के अटैक को डॉज कर लिया था। उन्होंने अपना क्रश उठाया और आहान की वेस्ट पर अटैक किया। आहान का लेवल हेमराज से ज्यादा था, इसलिए वो उनके अटैक को इजीली डॉज कर पा रहा था। लेकिन उनका क्रश लंबा हो गया था और उसका एंड बहुत शार्प था, इसलिए आहान की बेस पर थोड़ा सा कट आ गया था और खून बहने लगा था। ये बहुत स्ट्रेंज बात थी कि पहली इंजरी आहान को हुई थी। आहान ने कहा, आप सच में डेजर्ट वुल्फ हैं। हेमराज ने कहा, पहला अटैक आपने किया है, इसलिए मुझे किसी भी तरह अपने आप को डिफेंड तो करना ही था ना। हेमराज ने ये बात बहुत सीरियसली बोली थी। वो ये जताना चाहता था कि आहान ने कमजोर इंसान पर अटैक किया है, पर आहान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आहान ने कैजुअली अपने घाव को देखा और खून रोकने की कोशिश की। जब खून रुक गया तब वो फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। भले ही आहान को इंजरी हो गई थी पर वो हेमराज को छोड़ नहीं सकता था। इस वक्त वहां पर बहुत कम लोग आए थे, इसलिए उसे लड़ाई का स्केल बढ़ाना जरूरी था।
वहां अभी तक वर्मा फैमिली और एलीट फैमिली के लोग नहीं आए थे। आहान इस वक्त सिर्फ लड़ाई कंटिन्यू कर सकता था। आहान ने इस बार अपने किसी अटैक को लाइट नहीं किया था और वो लगातार हेमराज पर वार कर रहा था। हेमराज भी उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। इस वक्त उनका एक्सपीरियंस उनके काम आ रहा था। कुछ मूव्स करने के बाद आहान ने अचानक से हेमराज की कलाई पकड़ी और उसे मोड़ दिया। हेमराज को बहुत दर्द हुआ, पर उसने अपने मुंह से आवाज तक नहीं निकाली थी। ये देखकर आहान समझ गया था कि उनका एंड्योरेंस लेवल बहुत अच्छा था। हेमराज की कलाई टूट गई थी, पर फिर भी अगर वर्मा फैमिली वहां नहीं पहुंची तो आहान को आगे केओस मचाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तभी वहां पर वीरेन आया और जैसे ही आहान हेमराज पर एक अटैक और करने वाला था, उसने आहान का हाथ रोक लिया। उसने कहा, आहान आप क्या कर रहे हैं? आहान ने रूखी आवाज में कहा, लोगों की जान ले रहा हूं। वीरेन ने भी उन दोनों की फाइट में ज्वाइन इन कर लिया था। उसके लिए दोनों के बीच में फाइट रोकना बहुत जरूरी था। उसने आहान से कहा, आहान मैं जानता हूं कि आप दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी है। मैं आप दोनों के बीच में आना भी नहीं चाहता हूं, पर ये वर्मा मेंशन है और आप दोनों हमारे गेस्ट हैं। मैं यहाँ पर कोई भी तमाशा नहीं होने दे सकता हूँ। आहान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्मा फैमिली की रेपुटेशन है या फिर मेरी जान है? अगर सामने वाला मुझे मारना चाहेगा तो मैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा ना। ये बोलकर आहान ने सारा ब्लेम हेमराज पर डालने की कोशिश की थी। जैसे ही आहान चुप हुआ, हेमराज ने कहा, आपने मुझ पर अटैक किया था और अब सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हैं। ये सही नहीं है। मैंने आपके जैसा धोखेबाज इंसान कभी नहीं देखा। आपको जज करने में मुझसे गलती हो गई। वीरेन ने नाराज होकर कहा, आप दोनों के बीच में जो भी दुश्मनी है आप उसे वर्मा मेंशन के बाहर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ आप हमारे गेस्ट हैं और आपको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमें कोई स्टेप उठाना पड़ा तो इसमें गलती हमारी नहीं होगी। आहान ने कहा, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ हूँ तो इन्हें तो मरना ही होगा। आई डोंट केयर इफ इट इज द वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ। आहान ये सब इसलिए कर रहा था ताकि लोगों का ध्यान उस पर आ जाए और वो ऋषभ की मदद करने में सक्सेसफुल हो जाए। वो वीरेन से लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि आहान को महसूस हो गया था कि वीरेन के मूव्स बहुत प्रिसाइज और परफेक्ट हैं। अगर दोनों के बीच में फाइट होती तो फिर आहान अब तक इंज्योर हो चुका होता। सब लोग इस वक्त वहीं पर थे। सब देखना चाहते थे कि आगे क्या होगा। उनमें से एक ऋषभ भी था जो मौके की तलाश कर रहा था। फंक्शन खत्म हो गया था, इसलिए ब्राइड रूम में चली गई थी। मौका देखकर ऋषभ भी उसके रूम में आ गया था। ब्राइड इस वक्त मिरर के आगे बैठी हुई थी और उसने अपना मेकअप नहीं हटाया था। जब से फंक्शन खत्म हुआ था तब से वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो ऋषभ को ये कदम उठाने से कैसे रोक पाएगी। पर जैसे ही उसने डोर नॉक सुना तो उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही ऋषभ रूम में आ गया था और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। ब्राइड उसकी एक्साइटमेंट फील कर पा रही थी। उसका चेहरा देखकर वो सोचने लगी कि अगर वो उसके साथ जाने के लिए मान गई तो फिर क्या होगा। उसके मन में अलग अलग सवाल आ रहे थे, जैसे वो कहाँ रहेंगे, क्या उनकी फैमिली वापस उन्हें ढूंढ पाएगी, उनकी आगे की जिंदगी कैसी होगी। अचानक से उसने ये सब सोचना बंद किया और कहा, मैंने तुमसे कहा। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ऋषभ ने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ब्राइड ने ऋषभ को देखा और सीरियस टोन में कहा, अगर तुमने अपनी जान दे दी तो मैं भी यही अपनी जान दे दूंगी। इस पर ऋषभ ने कहा, हम दोनों यहां से चलते हैं। हमें मरने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। ब्राइड अब धर्म संकट में पड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उधर ऋषभ भी बहुत बेचैन हो रहा था। उसने कहा, जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऋषभ जानता था कि आहान का फैलाया रायता कभी भी समेटा जा सकता था। ब्राइड क्या फैसला लेगी? क्या सब कुछ ऋषभ और आहान के प्लान के मुताबिक होगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान को लगता है कि ऋषभ की मदद करने का उसका फैसला सही नहीं है। फिर भी आहान कहता है कि वो फंक्शन ओवर होने के बाद केओस क्रिएट करेगा और उस वक्त वो ब्राइड को वहां से ले जा सकता है। केओस क्रिएट करने के लिए आहान हेमराज से फाइट करता है और उन्हें रोकने वीरेन भी आ जाता है। सबका ध्यान इस वक्त फाइट पर होता है और इतने में ऋषभ ब्राइड के पास पहुंच जाता है। ऋषभ ने वेटर के कपड़े पहने हुए थे और वो एक डाइनिंग कार्ट को पुश कर रहा था। गार्डन साइड पर इस वक्त कोई नहीं था, इसलिए किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया था। ऋषभ के माथे पर इस वक्त पसीना आया हुआ था और वो बहुत घबरा रहा था। वर्मा मैंशन में गार्डन में इस वक्त हल्की हल्की लाइटिंग थी और कुछ भी ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा था। पेड़ पौधों की वजह से वहां पर हवा चल रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। ऋषभ को उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त उसे वहां कोई मिलेगा, पर जब वो थोड़ा आगे आया तब उसने देखा कि कोई खड़ा है और उसके आने का ही इंतजार कर रहा है। ऋषभ ने जब गौर से देखा तब वो बोहरा फैमिली का बेटा था। सब लोग उसे जानते थे और ऋषभ भी उसे पहचानता था। वो आज का मेन अट्रैक्शन था। उसने ऋषभ को रोका और कहा, तुम जिसे ले जाना चाह रहे हो वो मेरी फियांसे है। मैं तुम्हें उसे इस तरह से ले जाने नहीं दे सकता हूँ।
आहान के प्लान के हिसाब से जब वो हेमराज से फाइट करके सबका ध्यान अपनी तरफ करेगा, तब ऋषभ ब्राइड को डाइनिंग कार्ट में छिपाकर वहां से ले जाएगा। ब्राइड मान गई थी, इसलिए इस वक्त वो डाइनिंग कार्ट के नीचे छिपी हुई थी। ग्रूम को ये बात पता चल गई थी और उन्हें वो रोकना चाहता था। ऋषभ ने ग्रूम को देखा और कहा, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। शी इज डेस्टिन्ड टू बी विथ मी। ऋषभ की टोन बहुत रूखी थी, पर फिर भी ग्रूम ने अपना काम नहीं खोया था। उसका चेहरा बहुत शांत था और उसने उसी कामनेस से कहा, मैं वर्मा फैमिली से किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहता। डाइनिंग कार्ट को यहां छोड़ो और यहां से चले जाओ। ऋषभ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कार्ट का हैंडल बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, जैसे वो कहना चाह रहा था कि वो इस कार्ट को नहीं छोड़ेगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब ऋषभ वहां से नहीं गया, तब ग्रूम ने कहा, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहते ही ग्रूम ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और कार्ट छुड़वाने की कोशिश करने लगा, पर ऋषभ अपने हाथ की पकड़ को ढीली करने के लिए तैयार नहीं था और बार बार अपनी कलाई छुड़वा रहा था। इतना ही नहीं, ऋषभ ने उस पर अटैक भी कर दिया था, जिसकी वजह से ग्रूम को रिट्रीट करना पड़ा था। अब दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। कुछ ही सेकंड्स में दोनों एक दूसरे पर 10-12 मूव्स कर चुके थे, पर किसी को भी कोई इंजरी नहीं हुई थी। ग्रूम ने ऋषभ की स्किल्स देखने के बाद कहा, लोग सही कहते हैं, वर्मा फैमिली में सबसे प्रॉमिसिंग फाइटर तुम ही हो। तुम ही हो जो इस फैमिली से ग्रैंड मास्टर रेल्म में पहुंच सकते हो। इस एज में तुम कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच गए हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा फाइटर मेरी फियांसे को ले जाने की कोशिश करेगा। कुछ मूव्स एक्सचेंज करने के बाद ही ग्रूम समझ गया था कि ऋषभ बहुत पहुंचा हुआ फाइटर है, पर अब इस सब के बाद ऋषभ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ब्राइड को ले जाने के बाद वैसे भी वर्मा फैमिली और बोहरा फैमिली उस पर अटैक करने ही वाले थे, इसलिए वो सब अभी हो जाए तो बेटर था। जब ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, तब ग्रूम ने फिर से कहा, तुम भले ही कोई भी हो और मैं तुम्हें मेरी फियांसे को ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। इतना कहने के बाद वो ऋषभ के जवाब का इंतजार करने लगा। ऋषभ झुका और उसने कार्ट से कपड़ा हटाया। इस वक्त ब्राइड वहां नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। उसने अपने मुंह को हाथ से कवर किया हुआ था ताकि किसी को भी कोई आवाज न सुनाई दे। ऋषभ ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, पर ब्राइड बहुत घबराई हुई थी। उसे नहीं पता था कि बाहर किसने उन्हें रोका है और क्या चल रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? ऋषभ ने कहा, हाँ सब ठीक है, और जो ठीक है नहीं है उसे मैं ठीक कर दूंगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। उसने कुछ नहीं कहा, बस एग्रीमेंट में अपनी गर्दन हिला दी। ऋषभ किक्स और पंचेस में इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा स्वॉर्ड चलाने में था। उसने अपनी पीठ पर बंधी हुई स्वॉर्ड निकाली और ग्रूम पर जोरदार अटैक करने लगा। उसका ऑरा बिल्कुल चेंज हो गया था और वो किसी फाइटिंग मेनियाक की तरह ग्रूम पर अटैक कर रहा था। फाइनली ग्रूम की एनर्जी ने जवाब दे दिया और वो आगे फाइट कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसने कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? ऋषभ ने अपने अटैक्स करना बंद कर दिए थे। उसने गुस्से में ग्रूम को देखा और कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी जान लेने का कोई शौक नहीं है। इतना कहने के बाद ऋषभ ने काट लिया और वहां से जाने लगा। ग्रूम में भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें जाने दिया, पर अचानक से बोला, वो उसका ध्यान रखना। ऐसा लग रहा था जैसे ऋषभ ने उसकी बात नहीं सुनी थी और वो अपनी ही धुन में जा रहा था। ऋषभ की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। वो तो ब्राइड को लेकर वहां से चला गया था, पर आहान अभी भी फंसा हुआ था। वीरेन के मार्शल आर्ट स्किल्स आहान की टक्कर के थे। दोनों बहुत कैजुअली एक दो मूव्स एक्सचेंज कर रहे थे, पर कोई भी किसी को भी सीरियस इंजरी नहीं कर पा रहा था, बल्कि वीरेन के पाम स्ट्राइक ने आहान का बैलेंस बिगाड़ दिया था। आहान ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी स्किल्स तो वाकई में बहुत कमाल की है। दोनों इस वक्त रुक गए थे और फाइट नहीं कर रहे थे। वीरेन का फाइट करने का कोई इरादा नहीं था। वो बस किसी तरह हेमराज को आहान के हाथों मरने से बचाना चाहता था। उसने आहान की तारीफ को एक्सेप्ट करते हुए कहा, यह तो कुछ नहीं है। अगर आपको असली मार्शल आर्ट्स देखना है तो फिर आप यहाँ और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वरना बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। आई होप इस मैटर को अवॉइड किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वर्मा फैमिली इंटरफेयर नहीं करेगी। आहान अपने दिमाग में केओस का टाइम कैलकुलेट करने लगा। उसने अंदाजा लगाया कि अब तक तो ऋषभ ब्राइड को लेकर भाग गया होगा। अब वो इस ड्रामे को खत्म कर सकता था, पर उसे अफसोस सिर्फ इस बात का था कि वो हेमराज को नहीं मार पाया था। आहान ने कहा, सिर्फ आपकी बात मानकर मैं इन्हें अभी नहीं मार रहा हूं, पर इनकी लाइफ टेम्पररी है और बहुत जल्द मैं इनकी जान ले लूंगा। जब आहान ने ये कह दिया था तो फिर वीरेन को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, वो आपका आपस का मैटर है, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, पर वर्मा मैंशन में ऐसा कुछ करने की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। हेमराज को बहुत गुस्सा आ रहा था और उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते थे। इतने लोगों के सामने वो बहुत ह्यूमिलिएटेड और इंसल्टेड फील कर रहे थे। धीरे धीरे सारे गेस्ट्स वहां से जाने लगे थे। आहान का भी अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो अब वहां से तुरंत निकलना चाहता था। वो किसी को बिना बताए वहां से जाना चाहता था ताकि कोई भी उससे आज के तमाशे से रिलेटेड कोई सवाल ना पूछे। आहान जब मेन गेट के पास आया
तब उसने एक बार कार से लिफ्ट मांगी। एक कार उसके आगे आकर रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। उस कार में 2 लोग थे, एक मिडिल एज्ड आदमी और एक यंग लड़की। देखने में दोनों बाप बेटी लग रहे थे। लड़की ड्राइव कर रही थी और आदमी पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और ना ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी। उसने आहान को 1-2 बार देखा पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो आदमी एक बिजनेसमैन लग रहा था और उसकी कार भी काफी अच्छी थी। वो आहान के सामने बहुत प्रोफेशनली स्माइल कर रहा था। आहान कार में बैठा और उसने कहा, लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। उस आदमी ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आहान रायजादा से यहाँ पर मिलूंगा। ये सुनकर आहान बहुत क्यूरियस हो गया और उसने कहा, व्हाट, आप मुझे जानते हैं? आहान उस आदमी को पहचान नहीं पा रहा था। उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि वो उससे कहाँ मिला था। उस आदमी ने स्माइल किया और जवाब दिया, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं आपसे एक बार न्यू ईयर पार्टी में मिला था, तब हमने आपस में बात भी की थी। आहान को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था, पर फिर भी पोलाइटनेस से उसने कहा, ओह हाँ, तभी मैं सोचूं कि आपका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वो आदमी जानता था कि आहान नाटक कर रहा है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने स्माइल के साथ कहा, जब मैं यहाँ आया था तब सोच ही रहा था कि आप मुझे यहाँ मिलेंगे या नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे मिल पाऊंगा, पर वर्मा फैमिली इतनी नामी फैमिली है तो वो आपको बुला ही सकते हैं। आहान ने जवाब दिया, कोइंसिडेंटली मैं आया था इसलिए आ गया। उस आदमी ने कहा, आपका तो बहुत नाम है और आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा है, आपके पास ज्यादा वक्त कहाँ होगा। वर्मा फैमिली डेजर्ट में बहुत बड़ी फैमिली है और मुझे मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है, इसलिए मैं आज यहाँ आया था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी उसे ये सब बातें क्यों बता रहा था, पर वो फिर भी चुपचाप सुन रहा था। उस आदमी ने फिर से कहा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज मैं आपसे मिल पाया। आप मेरे रोल मॉडल हैं और मैं आपके जैसा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। ये सुनकर आहान हंसा और उसने मॉडेस्ट होते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि इतने लोग मुझे एडमायर करते हैं। उस आदमी ने सीरियस टोन में कहा, आप नहीं जानते कि आपका कितना नाम है। जब मैं मनाली में था तब अक्सर आपके बारे में बहुत कुछ सुनता था। लोग आपके बिजनेस स्किल्स से बहुत इम्प्रेस थे, बस आपके बोलने की देर है और करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकते हैं। वो आदमी लगातार बोल रहा था। अब आहान को लगने लगा कि ये ज्यादा ही बोल रहा है। आहान ने मन में सोचा, इतना भी कोई मेरे बारे में बात नहीं करता होगा। He is being unreasonable। आहान अब उस लड़की को देख रहा था। वो लगातार आहान को देख रही थी। जैसे ही उसने देखा कि आहान उसे देख रहा है तो उसने उसे आंख मारी और एक फ्लाइंग किस दी। ये देखकर आहान बहुत हैरान हो गया था। उस लड़की के एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था जैसे अगर वो कार में नहीं होती तो अब तक आहान पर झपट चुकी होती। ये देखकर आहान को बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा और उसने विंडो के बाहर देखा। अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो किसी सुनसान रास्ते पर था। आहान ने कंफ्यूजन में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो पास के होटल में मुझे ड्रॉप करने के लिए कहा था। उस आदमी ने आहान की बात नहीं सुनी और अपनी बातें बोलता रहा। आहान ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ा और कहा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कहा, जैसा मैंने सोचा था, आपने मुझे नहीं पहचाना। ये आदमी कौन है और आहान से क्या चाहता है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। ग्रूम से फाइट के बाद ऋषभ ब्राइड को वहां से लेकर चला जाता है। वीरेन आहान को वार्न करता है कि उसे यहाँ पर हिमराज को नहीं मानना चाहिए। आहान सोचता है कि अब तक तो ऋषभ भाग चुका होगा, इसलिए वो भी वहां से निकल जाता है। आहान एक आदमी से लिफ्ट लेता है जो उसे जानता है, पर आहान उसे नहीं पहचान पाता। जब आहान को रियलाइज होता है कि वो किसी सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं, तब वो उस आदमी से पूछता है कि वो कौन है। आहान उस आदमी की बात सुनकर हैरान हो गया था। उसने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? गाड़ी रोको वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सब देखकर जब उस लड़की ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और कार रोकी नहीं, तब आहान उसे डांटने लगा। वो इतना डर गई थी कि उससे कार बैलेंस नहीं हो रही थी और वो बस सीधा ड्राइव करने की कोशिश कर रही थी। आहान ने जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ा, वो रोने लगी और स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ से छूट गया। कार बुरी तरह से डिसबैलेंस हो गई थी, पर जब आहान ने देखा कि वो एक पेड़ से टकराने वाली है, तब उसने उस लड़की को छोड़ दिया। लड़की ने तुरंत कार को कंट्रोल कर लिया था। आहान ने अब फिर से उस आदमी का गला पकड़ा और उसे दबाने लगा। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। आहान ने गुस्से में कहा, तुम इस डाउट में तो नहीं हो ना कि मैं तुम्हें जान से मार नहीं सकता हूँ? उस आदमी ने कुछ नहीं बोला। अगर आहान थोड़ा और जोर लगाता तो वो आदमी मर सकता था। तभी सिचुएशन को देखते हुए उस लड़की ने कार रोड की साइड में पार्क कर दी थी, पर फिर भी आहान ने अपनी ग्रिप लूज नहीं की थी। अचानक से आहान की ग्रिप लूज होने लगी थी और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज फील करने लगी। आहान ने सोचा नहीं था कि वो आदमी उसके साथ कुछ गलत कर सकता है। वो आदमी जोर से खांसने लगा और वो लड़की आहान को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानती थी कि उस आदमी ने उसे पॉइजन किया है। वो बिल्कुल नहीं डर रही थी और कार से नीचे भी नहीं उतरी थी। आहान सीट पर पीछे गिर गया और धीरे धीरे बेहोश होने लगा। वो अपना सारा कॉन्शियसनेस खो रहा था। उसकी आंखों के आगे सब कुछ ब्लर हो गया था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि एक रैंडम कार उसके साथ ऐसा क्यों करना चाहेगी। धीरे धीरे आहान पूरी तरह से बेहोश हो गया था। एक बेसमेंट में बिल्कुल लाइट नहीं थी
और पूरी जगह में बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से वहां धूप नहीं आई थी। कहीं किसी कोने से एक चूहे के कुतरने की आवाज आ रही थी। अचानक से लड़की का दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो चूहा वहां से भाग गया। दरवाजे से कोई अंदर आया जिसने सबसे पहले वहां पर लगा एक छोटा सा बल्ब जलाया। ज्यादा रोशनी नहीं हुई पर फिर भी नजर आ रहा था कि यहाँ एक कुर्सी से बंधा हुआ है। वो अभी भी बेहोश था और उसकी गर्दन बिना किसी सपोर्ट की वजह से लटक रही थी। जो इंसान अंदर आया था उसने एक लूज गाउन पहना हुआ था और उसका चेहरा ढका हुआ था। कोई नहीं बता सकता था कि वो इंसान मेल है या फीमेल, मोटा था या पतला। वो बस आहान के पास आया और उसने आहान को कुछ स्मेल करवाया। आहान को धीरे धीरे होश आने लगा पर उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो आदमी आहान के सामने खड़ा था पर उसने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था। आहान ने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वो बंधा हुआ था। उसने बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे सिचुएशन में भी आहान बहुत शांत था। उसने अपने आसपास देखा, उसे वो आदमी नजर आया पर उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बाकी चीजें ऑब्जर्व करने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि वो एक सील जगह पर है और बंधा हुआ है। फाइनली उसने उस आदमी को देखा जो रूम में आया था। उस आदमी ने कहा, हेलो, तुम कैसे हो? उसने आहान को बहुत जेंटली ट्रीट किया और उसकी आवाज बहुत धीरे थी, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो आदमी था या फिर औरत। आहान ने उसे घूरा और कहा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। तुम कौन हो और वो दो लोग कहां हैं जिनसे मैंने लिफ्ट मांगी थी? आहान को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो जानता था कि डर के कोई फायदा नहीं है। उस इंसान ने कहा, उन लोगों ने मुझे बहुत सस्ते में बेच दिया है। अब तुम मेरे हो और चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मेरे साथ तुम बिल्कुल सेफ हो। आहान को नहीं समझ आ रहा था कि किसी ने उसे क्यों बेचा था, पर वो इसका कारण जरूर जानता था। उसने कहा, तुम मुझे मारना नहीं चाहते, उसका मतलब तुम्हारा कोई और मकसद होगा। वो मकसद क्या है? पैसे या फिर कुछ और? वो आदमी आहान के बहुत पास खड़ा था पर फिर भी रोशनी इतनी कम थी कि उसे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने जवाब दिया, पैसे। मैं जानता हूं कि तुम बहुत अमीर हो पर मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आहान ने उसे देखा और कहा, अगर तुम्हें मेरे पैसे नहीं चाहिए तो फिर मैं तुम्हारे किस काम का? उस आदमी ने उसे देखा और कहा, तुम मेरे बहुत काम के हो। तुम्हारी बॉडी का सीक्रेट मैं अच्छे से जानता हूं। ये बात सुनकर आहान बिल्कुल हैरान हो गया था। उसे बेचैनी होने लगी और उसने पूछा, तुम आखिर हो कौन? उस आदमी ने स्माइल किया और कहा, मेरे बारे में जानने के लिए बेचैन हो रहे हो ना? मुझे तुम्हारी सीक्रेट के बारे में पता है जो तुमने कभी मुझे तो क्या कभी किसी को नहीं बताया है, पर मुझे पता है। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो तुम्हें बहुत वक्त से फॉलो कर रहा है और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। इसके बाद उसने अपनी आवाज धीमी की और कहा, तुम्हें डर लग रहा है? आहान को थोड़ा डर तो लग रहा था। उसका सबसे बड़ा सीक्रेट वो आदमी जानता था। उसने उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया था। उसे टेढ़ी नजरों से घूर रहा था पर उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। उस आदमी को आहान की टेढ़ी नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कहा, तुम बहुत बुरे आदमी हो, तुमने बहुत सारे पाप किए हैं और आज मेरे पास इस हालत में हो। तुमसे ज्यादा बुरा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। वो आहान को इस तरह से कोस रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। ये सब सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा... वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वो आदमी चिल्लाया, शट अप! वो आदमी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। आहान सिर्फ अपनी गलती जानना चाहता था पर वो आदमी उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। उस आदमी ने आगे कहा, तुम पापी हो और तुम्हें अपने पापों के बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। अब तुम सिर्फ टॉर्चर डिजर्व करते हो। आहान ने कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि भले ही वो कुछ भी बोल ले, ये आदमी उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए उसे सबसे अच्छा चुप रहना ही लगा। वो सब कुछ सोचने समझने के बाद ही कोई स्टेप ले सकता था। तभी फिर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। फेंट लाइट में आहान ने देखा कि एक आदमी आया था जिसने मास्क पहना हुआ था। उसने आहान को देखा और फिर उस गाउन वाले आदमी के पास आ गया। उसने उसके कान में कुछ कहा और फिर वहां से चला गया। उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। उसके जाने के बाद उस आदमी ने कहा, तुम्हारा वक्त आ गया है। इतना कहने के बाद वो आदमी वहां से चला गया। जाने से पहले उसने लाइट फिर से बंद कर दी थी और रूम में फिर से अंधेरा हो गया था। जाते जाते उसने दरवाजा भी बंद कर दिया था। अब रूम में फिर से चारों तरफ अंधेरा था। फिर वही स्मेल और स्ट्रॉन्ग हो गई थी और कहीं से चूहों की आवाज आने लगी थी। आहान गहरी नींद में सो गया था। वो नहीं जानता था कि उसकी आंखें कितनी देर बाद खुली थी। आहान के उठने के कुछ देर बाद वो दरवाजा फिर से खुला। जैसे ही वो आदमी अंदर आया जिसने दरवाजा खुला था, वो धड़ाम से गिर गया था। उसके हाथ में खाने का सामान था जो जमीन पर बिखर गया था। उसे गिराने वाला और कोई नहीं बल्कि आहान ही था। वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी पर फिर भी आहान समझ गया था कि वो कोई फूड डिलीवरी बॉय था।
जब अहान को दरवाजा खुलने की आवाज आई तब उसने बहुत मुश्किल से अपनी बॉडी में रिवर्स टेक्निक यूज करके अपने आप को छुड़वाया था। वो जान गया था कि उसे अपनी सारी वीकनेस को साइड में रखकर अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अहान के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था, उसे 30 मिनट के अंदर अंदर वहां से निकलना ही था। इसके बाद वो वहां से भाग गया। जैसे ही वो निकला उसे टनल जैसा कोई रास्ता फील हुआ। वहां अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो बहुत अटेंटिवनेस के साथ भाग रहा था। दोनों तरफ ऐसे ही रूम्स थे जैसे में अहान को उन्होंने बांध रखा था। उसके पास रुकने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। वो इधर उधर देखे बिना बस भाग रहा था। उसके पैरों की आवाज गूंज रही थी, इसलिए लोगों को पता चल गया था कि वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। वो टनल के एंड पर पहुंचता है और उससे पहले ही उसे वहां एक आदमी दिखाई दिया। उसने भी वैसा ही गाउन पहना हुआ था। उसने उसे रोकने की कोशिश की पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फुटस्टेप्स की आवाज सुनकर और भी लोग वहां आ रहे थे। सब उसे रोकने की कोशिश में अनसक्सेसफुल थे और वो सबको घायल करता हुआ आगे भाग रहा था। वो इस वक्त सबको मारते हुए भाग रहा था, पर यह जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। उसे कोई एग्जिट नजर नहीं आ रही थी। अचानक से अहान ने किसी को पंच किया और उसे रोकने की कोशिश की। इस पंच की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया था, पर जब उसने खुद को संभाला और सामने देखा तब उसे 3 लोग नजर आए। तीनों ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। जो उनका लीडर था उसने ही अहान को पंच मारा था। उसकी बॉडी बहुत मस्कुलर थी। उसने फिस्ट्स बनाई हुई थी, इसलिए उसके हाथ की नर्व्स दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उससे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने अहान से कहा, जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें भागना नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद उसने इंतजार नहीं किया और उसे पंच करने के लिए हाथ हवा में उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे अहान एक ही पंच में चित हो जाएगा, पर अहान भी ऐसा इंसान नहीं था जिससे पंगा लिया जा सकता है। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसने भी उस आदमी की तरफ अटैक किया। जब दोनों की फिस्ट टकराई तब अहान तो खड़ा रहा, पर वो आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाया और कुछ कदम पीछे हो गया। अहान इस भूल भुलैया से कैसे निकल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अहान कार में बैठे आदमी और लड़की को देखकर उनसे उनका मकसद पूछना चाहता है, पर वो कुछ जान पाए उससे पहले ही अहान बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें खुलती है एक बेसमेंट में बने रूम में, जहां पर एक आदमी आता है और कहता है कि उसने अहान को उन 2 लोगों से खरीद लिया है और वो उसके सीक्रेट के बारे में जानता है। जब अहान वहां से भागने की कोशिश करता है तब बहुत सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर अहान सबको घायल करता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब उसका सामना 3 लोगों से होता है, जिनमें से एक बहुत मस्कुलर होता है। जब वो तीनों मिलकर अहान पर अटैक करने ही वाले थे तब अहान ने अपना सारा गुस्सा उन तीनों पर निकाला। उसने अपना सारा QI सर्च किया और उन तीनों पर भयानक तरीके से अटैक करने लगा। तीनों जमीन पर गिर गए थे, पर अहान का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। उसने एक आदमी को बहुत देर तक पंच किया और अपना गुस्सा निकाला। जब वो आदमी पूरी तरह से बेहोश हो गया तब अहान ने उसे छोड़ दिया। उसके हाथ पर खून लगा हुआ था, पर वो किसका था यह अहान नहीं जानता था और न ही उसके पास ये सोचने का वक्त था। उसके पास वहां से बचकर निकलने के लिए बहुत कम वक्त था। उसने मन में सोचा, मैं इस भूल भुलैया में फंस रहा हूं तो फिर इन लोगों से कभी नहीं बच पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द एग्जिट गेट ढूंढना ही होगा। भागते भागते फाइनली अहान को एक बड़ा मेटल गेट दिखाई दिया। ये उसका बाहर निकलने का रास्ता था। अहान ने देखा कि वो गेट पूरी तरह से बंद था और बहुत धक्के देने के बाद भी नहीं खुल रहा था। फाइनली अहान को पास में एक मेटल रॉड नजर आई। उसने वो रॉड उठाई और उसकी मदद से गेट खोलने की कोशिश की। अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाने के बाद अहान फाइनली उस गेट को खोल पाया। उसने गेट खोला और बाहर देखा। आसमान बिल्कुल साफ था और वहां काफी अच्छी रोशनी थी, पर अहान के पास इन सब के बारे में सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। उसके पास बहुत कम वक्त था और उसे यहाँ से निकलकर कहीं ऐसी जगह पर जाना था जहां वो अपनी नॉर्मल एनर्जी में वापस आ सके। उसने चारों तरफ देखा। हर तरफ सीमेंट से बनी बिल्डिंग्स थी और कुछ अबैंडन की हुई फैक्ट्रीज थी। वो बहुत अनईजी फील कर रहा था। अब उसे कोई जगह ढूंढनी थी जहां वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। उसका डिस्कम्फर्ट बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने एक दीवार का सहारा ले लिया। उसने मन में सोचा, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। हर बार ये दर्द बढ़ता ही जाता है। पता नहीं इस बार क्या होगा। ऊपर से जगह भी ऐसी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं खुद को कैसे बचा पाऊंगा। ये सब सोचते हुए वो बहुत बेचैन हो रहा था। अहान ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसका दर्द अनबेरेबल हो गया था। अब उसे रुककर अपनी बॉडी के डिस्कम्फर्ट को खत्म करना ही पड़ेगा। जैसे ही अहान रुका, कहीं से उसके सामने एक आदमी आया और उसने सूरज की रोशनी को अहान पर पड़ने से ब्लॉक कर दिया। वो आदमी बहुत लंबा चौड़ा था। अहान उसे नहीं जानता था। अहान ने उस आदमी को देखा और फिर अचानक से जोर से चिल्लाया। वो अब दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस चीख के बाद वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक रूम में है जहां पर हल्की हल्की हर्बल फ्रेग्रेंस आ रही थी। किसी ने उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया था जिस पर यूनिकॉर्न बना हुआ था। अब उसे किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था, पर उसे अभी भी बेसमेंट, टनल और रूम वाले आदमी याद थे। अहान ने अपने आसपास देखा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अलग एरा में पहुंच गया है। जब उसने टेबल पर पड़ी बुक्स देखी तो उसे रियलाइज हुआ कि वो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में ही था।
आहान ने रियलाइज किया कि उसके शरीर पर शॉर्ट्स के अलावा और कोई कपड़ा नहीं था। उसने आसपास देखा पर फिर भी उसके कपड़े उसे नजर नहीं आए। तभी किसी ने दरवाजा खोला और एक औरत अंदर आई। आहान का सारा ध्यान दरवाजे की तरफ था। वो औरत बहुत सुंदर थी। उसकी उम्र करीब 28 होगी। उसके चेहरे पर मैच्योरिटी थी और वो साफ नजर आ रही थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी। उस औरत ने भी आहान को बेड पर बैठा हुआ देखा। जब उसने देखा कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे तो उसने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि एक लड़की के सामने तुम्हें एटलीस्ट कपड़े तो पूरे पहनने चाहिए? उसकी आवाज सुनकर आहान एक पल के लिए तो खो सा गया था। वो बहुत रिजर्व्ड और सुंदर थी। आहान ने कुछ पल के बाद कहा, पर मुझे नहीं पता कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। आहान मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता था, इसलिए उसकी शरीर की नसें उभर कर आ रही थी। कोई भी उसे एक बार देखे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता था, पर उस औरत ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और प्लेट साइड टेबल पर रखने के बाद कहा, तुम्हारी बॉडी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। अच्छा होगा तुम थोड़ा वक्त और आराम कर लो। ये तो शुक्र है कि तुम स्ट्रांग हो, वरना नॉर्मल इंसान तो ऐसे दर्द सहन भी नहीं कर पाता और कब का मर जाता। आहान ने पूछा, क्या आपने मुझे बचाया? उस औरत ने कहा, नहीं, एक अजीब सा आदमी तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था। उसने लंबा गाउन पहना हुआ था और अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता था। तुम्हें यहाँ छोड़कर वो चला गया, पर उसने ये नहीं बताया कि तुम्हें बचाना है या मरने देना है। तुम्हारी सांसें चल रही थी इसलिए हमने तुम्हारा इलाज कर दिया, वरना मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ देती। आहान को अचानक से वो लोग याद आए, पर उनके पास आहान को बचाने का कोई रीजन नहीं था। वो इस वक्त उस औरत को घूर रहा था। वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। जब उसने अपनी बालों की लट को कान के पीछे किया तो आहान की आंखें बड़ी हो गई थी। वो उसे घूरने लगा। जब उस औरत ने देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो सही नहीं कर रहा है। उसने एम्बैरेस होते हुए कहा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा। आप बताइए, अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। उस औरत ने कहा, अभी तुम मुझे घूर रहे थे और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने कहा, आप ऐसा मत बोलिए। मानता हूं मुझसे गलती हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरा इंसान हूं। मुझे प्लीज इतना जल्दी जज मत कीजिए। उस औरत ने गुस्से में कहा, अब तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं? मुझे तुम्हारी जान बचानी नहीं चाहिए थी। वो औरत भले ही ये बात गुस्से में बोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि उसका ये गुस्सा नहीं है, बल्कि वो आहान को चढ़ाने के लिए सब बोल रही थी। आहान स्माइल करके रुक गया। वो जानता था कि ऐसी मैच्योर लड़कियों से आर्गुमेंट में कोई नहीं जीत सकता है। आहान ने उस औरत से कहा, अगर रूम में कोई आएगा तो मुझे ऐसे देखकर वो फिर से जज करेगा। प्लीज मुझे मेरे कपड़े दे दो। उस औरत ने कहा, तुम्हारे कपड़े मेरे पास कैसे आएंगे? जो कपड़े तुम पहन कर आए थे उस पर खून लगा हुआ था और उनसे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। और यहाँ हम दो बहनें रहती हैं। अगर तुम्हें हमारे कपड़े चाहिए तो मैं तुम्हें वो दिलवा सकती हूँ। यह सुनकर आहान ने तुरंत ना कर दिया। उसने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? मैं ऐसे तो बाहर नहीं जा सकता ना। अगर आपकी बहन ने मुझे देख लिया तो? आहान ने अभी तक दूसरी लड़की को नहीं देखा था। वो ये भी नहीं जानता था कि वो कैसी दिखती थी। दो लड़कियों के बीच में वो ऐसे शॉर्ट्स में तो नहीं रह सकता था। उस औरत ने आहान को देखा। वो बहुत देर से वहां थी और उसे इस हालत में देख रही थी, पर अब उसे रियलाइज हुआ ये सही नहीं है। कुछ पल उसे देखने के बाद वो वहां से चली गई। आहान रूम में कंफ्यूज बैठा रहा। जब वो वापस रूम में आई तो उसके हाथ में एक ग्रे कलर का कपड़ा था। उसने उसे उसकी तरफ फेंका और कहा, अपने आप को इससे कवर कर लो। आहान ने उसे कैच किया और देखने लगा। उसे उस कपड़े की यूज के बारे में नहीं पता था। उसने कपड़ा देखा तब उसे समझ नहीं आया कि वो अपने आप को उससे कैसे कवर करेगा। ये तो आहान कुछ कहना चाहता था, पर फिर उस औरत का चेहरा देखकर उसने अपनी बात बदल दी और कहा, ये तो काफी कूल और फैशनेबल लगेगा। वो औरत स्माइल करने लगी। अचानक से आहान को याद आया कि उसने उसका नाम नहीं पूछा। उसने कहा, मेरा नाम आहान रायजादा है। और आपका? आपने मेरी जान बचाई है तो मुझे आपका नाम तो पता होना ही चाहिए। वो औरत आहान को शॉप में देख रही थी। उसने कहा, तुम आहान रायजादा हो जिसने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीता था और अब जिसे स्काई हिल स्कूल के ग्रैंड मास्टर ढूंढ रहे हैं? ये बात सुनकर आहान उस औरत से ज्यादा हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्काई हिल स्कूल के ग्रैंड मास्टर उसके बारे में इतना हाइप क्यों फैला रहे थे। अगर इतने लोगों को उसके बारे में पता होगा तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। आहान ने मजबूरन सर हिलाया और कहा, हाँ मैं वही आहान रायजादा हूँ। आप मेरे बारे में उन्हें बता तो नहीं देंगे ना? जो बात उस औरत ने बोली थी वो आहान ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसने कहा, पर उन्होंने बहुत बड़ा कैश रिवॉर्ड रखा है ना? ये सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई थी और वो घबरा गया था कि ये उसे उनके हवाले कर देगी। आहान की ऐसी शक्ल देखकर उसने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे बारे में उन्हें नहीं बताएंगे। कुछ पैसों के लिए हम किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। आहान ने चैन की सांस ली और कहा, थैंक यू। मैं अभी तो उनसे बच जाऊंगा, पर एक वक्त आएगा जब मुझे उनसे भागना पड़ेगा तो मैं फिर से भागूंगा। उस औरत ने कहा, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आहान ने एम्बैरेसिंगली स्माइल करते हुए कहा, वैसे
आपने अपना नाम नहीं बताया। उसने आहान की तरफ देखा और हल्के से स्माइल करते हुए कहा, तुम सच में मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम लिली है। लिली? 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 आहान ने 2-3 बार उसका नाम लिया, जैसे वो उसे याद करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसने कहा, लिली नाम आप पर बहुत सूट करता है, आपका ऑरा भी बिल्कुल लिली फ्लावर की तरह है। लिली ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम अभी तक मुझे अच्छे से जानते नहीं हो। जब जान जाओगे तब तुम्हें मेरे ऑरा के बारे में भी पता चल जाएगा। आहान इस बात पर सिर्फ स्माइल कर सकता था। दोनों कुछ देर आपस में बात कर रहे थे, तभी बाहर से लिली की बहन की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत बाहर चली गई और आहान भी ग्रे कपड़ा ओढ़कर बाहर गेट के पास खड़ा हो गया। लिली ने अपनी बहन से कहा, दीदी, ये लड़का बुरा नहीं है, हमें कुछ दिन और इसे यहाँ रहने देना चाहिए। लिली की बहन ने रुकी आवाज में कहा, नहीं, जैसे ही वोट जाएगा उसे जाने के लिए कह देना। हम किसी अजनबी को ऐसे घर में रहने नहीं दे सकते हैं। लिली ने कहा, पर उसे चोट लगी है, अगर ऐसी हालत में वो बाहर गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। क्या लिली की बहन आहान को कुछ दिन और रखने के लिए मान जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम।